नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया सुनील सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास शूटिंग स्क्रिप्ट पार्ट 4। एक पब्लिक टेलीफोन से सुनील ने सजनानी की कोठी पर टेलीफोन किया। उत्तर सजनानी के किसी नौकर ने दिया। मिस आरती बाला हैं? सुनील आवाज़ बदलकर बोला। जी नहीं, उत्तर मिला। कहाँ गई हैं? जी मालूम नहीं। आप कौन बोल रहे हैं? मैं उनकी फिल्म का डायरेक्टर बोल रहा हूँ। आप जरा होल्ड कीजिए, मैं साहब से पूछता हूँ। थोड़ी देर बाद टेलीफोन पर सजनानी की आवाज़ आई। हेलो, कौन? मैं राय बोल रहा हूँ। सुनील पूर्वता बदले स्वर में बोला। आरती बाला का डायरेक्टर। फरमाइए। आरती बाला की आज आउटडोर शूटिंग थी, वह पहुँची नहीं। आपको कुछ मालूम है वह कहाँ गई है? आपको यहाँ का नंबर कैसे मालूम हुआ? आरती बाला ने दिया था। ओह, वह यहाँ थोड़ी देर के लिए आई थी और फिर यही कहकर गई थी कि वह शूटिंग के लिए जा रही थी। कहाँ? यह तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपने उसे कहाँ बुलाया था। शूटिंग तो आप ही कर रहे हैं। सुनील ने धीरे से रिसीवर हुक पर टांग दिया। उसके बाद उसने नगर के उन तमाम स्थानों का चक्कर लगाया जहाँ शूटिंग हो सकती थी। अंधेरा हो चुकने तक और टैक्सी के भाड़े की सूरत में 50 रुपये खर्च हो चुकने तक उसे मीनाक्षी का नामो निशान भी नहीं मिला था। लिबर्टी सिनेमा के आगे से गुजरते समय एकाएक टैक्सी की रफ्तार में अवरोध आ गया। पहले तो वह एकदम गति शून्य हो गई और फिर चींटी की रफ्तार से आगे रेंगने लगी। सिनेमा के आगे बेहद भीड़ थी। पुलिस के बंदोबस्त के बावजूद भी ट्रैफिक जाम हुआ जा रहा था। क्या बात है ड्राइवर? सुनील ने पूछा। आज यहाँ एक नई फिल्म का प्रीमियर है साहब, ड्राइवर ने बताया। फिल्म के सितारे भी आने वाले हैं, इसलिए मारामारी मची हुई है। सुनील ने टैक्सी की खिड़की में से सिनेमा का मॉर्की की तरफ झांका। वहां जगमग जगमग करते हुए शब्दों में लिखा था, बगदाद का चोर, ईस्टमैन कलर, सितारे दारा सिंह, आरती बाला, बिंदु, अजीत। सुनो, एकाएक सुनील निर्णयात्मक स्वर में बोला। मुझे यहीं उतार दो। ड्राइवर ने हैरानी से सुनील की तरफ देखा, फिर उसने सहमति में सिर हिलाया और बड़ी मुश्किल से टैक्सी को एक और लगाकर खड़ा किया। सुनील ने भाड़ा चुकाया और टैक्सी से निकल आया। 2.5 रुपये की टिकट 20 रुपये में खरीदकर वह सिनेमा में दाखिल हुआ। थोड़ी देर बाद खचाखच भरे हॉल की बत्तियां बुझ गई और न्यूज़ रील चालू हुई। फिर विज्ञापन फिल्में, फिर बगदाद का चोर। भाई साहब, सुनील ने अपनी बगल में बैठे हुए एक आदमी से पूछा। मैंने तो सुना था यहाँ फिल्म के सितारे आने वाले थे। ठीक सुना है आपने, उत्तर मिला। वे लोग इंटरवल में आएंगे, लेकिन प्रीमियर में तो प्रीमियर नून शो में ही हो चुका। इस शो में तो वे केवल जनता को दर्शन देने आने वाले हैं। ओह, सुनील ने अपनी सीट में पहलू बदला और फिल्म देखने लगा। वह एक तलवारों की लड़ाई मार धाड़ वाली कॉस्ट्यूम फिल्म थी, जिसमें हर 3 मिनट बाद लड़ाई नहीं तो गाना आ जाता था, गाना नहीं तो डांस आ जाता था। मीनाक्षी उस रंगीन फिल्म में निहायत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन जैसी फिल्म थी उसमें अभिनय की न गुंजाइश थी और न जरूरत। एकाध दृश्य में इतना ज़रूर महसूस होता था कि उसमें भारी अभिनय क्षमता थी। सुनील को अफसोस हुआ कि इतनी अच्छी अभिनेत्री इतनी मामूली फिल्म में बर्बाद की जा रही थी। हॉल में बैठी जनता पर होती प्रतिक्रिया से उसने यह भी महसूस किया कि मीनाक्षी चाहे अभिनेत्री नहीं बन पाई थी, लेकिन स्टार जरूर बन गई थी। वह पर्दे पर आती थी तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती थी। खूबसूरत और जवान तो वह थी ही, साथ ही उसकी हाव भाव और अंदाजे बयां में कोई ऐसी बात थी जिसका आम सिनेमा दर्शक दीवाना था। एक बहुत ही बढ़िया अभिनेत्री बन सकने की क्षमता रखने वाली मीनाक्षी दारा सिंह मॉर्की फिल्मों की हीरोइन के रूप में टाइप होकर रह गई थी। फिर इंटरवल हुआ। सिनेमा की स्टेज पर फिल्म के सितारे प्रकट हुए। हॉल तालियों से गूंज उठा। किसी ने बारी बारी हर कलाकार का जनता से परिचय कराया। नमस्ते नमस्ते हुई और फिर छुट्टी। सुनील अपने स्थान से उठा और राहदारी से होता हुआ स्टेज की तरफ बढ़ा। तभी सितारे स्टेज से उतरकर हॉल के एक कोने में बने एक बाहर जाने के द्वार की तरफ बढ़ने लगे। मीनाक्षी, सुनील ने जोर से आवाज़ लगाई और उसकी तरफ लपका। पीछे हटो, कोई क्रोधित स्वर में बोला। उसने सुनील को जोर से धक्का दिया। सुनील ने धक्का देने वाले को धक्का दिया और फिर चिल्लाया, मीनाक्षी! अबे, यह मीनाक्षी नहीं, आरती बाला है, कोई बोला। मीनाक्षी ने उसकी तरफ देखा।
वह ठिठकी। सुनील ने किसी और को परे धकेला और उसकी बगल में पहुंचा। तुम कहाँ गायब हो गई थी? सुनील हाँफता हुआ बोला। मैंने सारा शहर छान मारा तुम्हारे लिए। किसी ने उसे बाँह पकड़कर परे घसीटने की कोशिश की, लेकिन सुनील ने उसका हाथ झटक दिया। क्यों? मीनाक्षी बोली। कोई खास बात हो गई है? हाँ, तुम अब कहाँ जा रही हो? कहीं भी नहीं, सिनेमा मालिक के दफ्तर में जा रही हूँ, लेकिन वहाँ जाना ज़रूरी नहीं है। तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? कहीं भी। क्यों? मैंने तुमसे एक बात करनी है। किस बारे में? कोहली के बारे में। मीनाक्षी एक क्षण चुप रही और फिर बोली, ठीक है, चलती हूँ। उसने अपने साथ के एक आदमी से कुछ कहा। उस आदमी ने हैरानी से सुनील की तरफ देखा और फिर सहमति में सिर हिला दिया। मीनाक्षी ने सुनील की बाँह थामी और सितारों से अलग होकर एक तरफ चल दी। होल्ड ऑन अ मिनट मैडम, कोई एकाएक बोला। कैमरा लिए एक आदमी उनके सामने पहुंचा। प्रकाश का झमाका उन पर पड़ा और फिर वह बोला, थैंक यू मैडम, थैंक यू सर। वे इमारत से निकलकर सिनेमा के पिछवाड़े में पहुंचे। वहां कार पार्क से गुजरकर पिछली दीवार फांदकर वे पिछवाड़े की अपेक्षाकृत खाली सड़क पर आ गए। वहां वे एक टैक्सी में सवार हो गए। कहाँ चलूँ साहब? ड्राइवर ने पूछा। सुनील, मीनाक्षी बोली, किसी बार में चलो। सुनील को तब अनुभव हुआ कि मीनाक्षी पहले भी पिए हुई थी। उसने ड्राइवर को हरबनी रोड चलने के लिए कहा। उसने एक सिगरेट सुलगा लिया। मुझे भी दो, मीनाक्षी बोली। सुनील ने वह सिगरेट उसे दे दिया और खुद एक नया सिगरेट सुलगा लिया। तुम फिल्म देख रहे थे? एकाएक मीनाक्षी बोली। हाँ, सुनील बोला। क्यों? तुम तो ऐसी फिल्में देखने वाले नहीं लगते। मैं फिल्म देखने नहीं आया था, तुम्हें देखने आया था। तुम कहीं मिल नहीं रही थी। मालूम हुआ सिनेमा पर आने वाली हो, सो मैं भी भीतर जाकर बैठ गया। कैसी लगी? क्या, फिल्म या तुम? दोनों। फिल्म की ओर मैंने ध्यान नहीं दिया था, तुम्हारी ओर ध्यान दिया था। तुम मुझे अच्छी लगी थी और तुम्हारे डायरेक्टर को बधाई हो। किस बात की? बगदाद का चोर में वह इस राज को छुपाए रखने में पूरी तरह कामयाब रहा है कि तुम्हें अभिनय भी आता है। मीनाक्षी हंसी। उसने सिगरेट खिड़की से बाहर फेंक दिया। सिगरेट के उसने मुश्किल से 2 कश लगाए थे। तुम ऐसी फिल्मों में काम क्यों करती हो? सुनील ने पूछा। जैसे मैं अपनी मर्जी से ऐसी फिल्मों में काम करती हूँ, वह वितृष्णापूर्ण स्वर में बोली। यह हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी लानत है कि अपने फिल्मी जीवन के प्रारंभिक काल में जो कलाकार जिस प्रकार के रोल करने में मान्यता हासिल कर लेता है, उसको फिर जिंदगी भर वैसे ही रोल मिलते रहते हैं। प्राण साहब जैसे किसी एक आध उपवाद को छोड़कर हर किसी के साथ ऐसा ही होता है और होता रहेगा। मैं आरंभ से ही पीरियड और कॉस्ट्यूम फिल्मों में काम कर रही हूँ, इसलिए मुझे जो भी नई ऑफर मिलती है, ऐसी ही किसी फिल्म में अभिनय करने की मिलती है। बगदाद का चोर जैसी फिल्म में हीरोइन का काम करने के मुझे 2 लाख रुपए मिलते हैं, जो मेरे प्रोड्यूसर मुझे सहर्ष दे देते हैं। लेकिन अगर मैं किसी सोशल फिल्म में मुफ्त में काम करने की भी किसी अच्छे डायरेक्टर को ऑफर दूं, तो वह मुझे नहीं लेगा। तभी टैक्सी बार के सामने आकर रुकी। वे टैक्सी से उतरे। सुनील ने भाड़ा चुकाया। दोनों भीतर दाखिल हुए और एक कोने की एक तन्हा मेज पर जाकर बैठ गए। वेटर आया। ऑर्डर मीनाक्षी ने दिया। 2 स्कॉच डबल। वेटर उन्हें ड्रिंक सर्व कर गया। फॉर योर हेल्थ, सुनील अपना गिलास ऊंचा करके बोला। मीनाक्षी हंसी। उसने भी अपना गिलास ऊंचा किया। हंसी क्यों? सुनील हैरानी से बोला। फॉर योर हेल्थ पर हंसी। वह बोली, हमारी फिल्मी पार्टियों में यह फॉर योर हेल्थ बहुत होता है। हमारे धंधे में लोग दूसरों की सेहत के लिए जाम पीते पीते अपनी सेहत खराब कर लेते हैं। सुनील भी हंसा। कोहली के बारे में तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे? सुनील सोचने लगा, बात कहाँ से शुरू करे वह? क्या वह उसे सीधे ही बता दे कि उसने कोहली को अपने फ्लैट में किस हालत में पड़ा पाया था, या वह अभी चुप रहे, या वह इस बात का जिक्र अभी उसके सामने कतई न करे। मीनाक्षी, अंत में वह सावधानी से बोला, सजनानी का ख्याल है कि कोहली ने शशांक भट्टाचार्य और दीपा की हत्या की है, और वह कहता है कि शशांक भट्टाचार्य की हत्या के समय तुम भी कोहली के साथ शशांक भट्टाचार्य के फ्लैट पर मौजूद थी। मीनाक्षी ने विस्की का एक घूंट पिया। क्या यह सच है? सुनील ने पूछा। सवाल ही नहीं पैदा होता, मीनाक्षी बोली। सजनानी को गलतफहमी हुई है। उसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, सोचनी भी नहीं चाहिए। लेकिन पहले मुझे एक बात बताओ,
तुम्हारी बातों में मुझे तो तुमसे कुछ पूछने का मौका ही नहीं मिला। क्या पूछना चाहती हो तुम? आज शाहजहां के सामने एकाएक क्या हो गया था तुम्हें? यह क्या वहशियाना हरकत की थी तुमने? तुमने कोहली के ड्राइवर को क्यों पीट डाला था? क्योंकि कोहली का ड्राइवर ही वह आदमी था, सुनील विष भरे स्वर में बोला, जिसने अपने एक अन्य सहयोगी के साथ मेरे फ्लैट का कबाड़ा किया था। ओह, लेकिन यह बात मैं अभी भी नहीं समझ पाया हूँ कि उन्हें तलाश किस चीज़ की थी। कोहली उनके माध्यम से मुझसे हासिल क्या करना चाहता था? मीनाक्षी कुछ क्षण सोचती रही और फिर दबे स्वर में बोली, शायद तुमसे नहीं, वह उस लड़की से कुछ हासिल करना चाहता था जो उस वक्त तुम्हारे फ्लैट में मौजूद थी। शायद उसका ख्याल था कि उसने वह चीज़ तुम्हें सौंप दी होगी। क्या चीज़? रुपया। तुम्हारी जानकारी के लिए वह लड़की कोहली को ब्लैकमेल कर रही थी। वह कोहली से बहुत रुपया ठग चुकी थी। शायद कोहली ने उसके पीछे अपने आदमी और उससे अपना रुपया वसूलने के लिए और उसका काम तमाम करने के लिए लगाए थे। लेकिन वे लोग तो यूं तलाशी ले रहे थे जैसे सुई तलाश कर रहे हों। मीनाक्षी चुप रही और फिर मुझे मालूम हुआ है कि कोहली ने उसे केवल 1500 रुपये अदा किए थे और वह भी 3 किश्तों में। इतनी मामूली रकम की वसूली के लिए इतनी भयंकर तलाशी? तुम्हें कैसे मालूम हुआ है? दीपा ने सजनानी को खुद बताया था। वह झूठ बोल रही होगी। तुम्हें मालूम है कि कोहली ने उसे ब्लैकमेल में कितनी रकम दी थी? नहीं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वह कोई मोटी रकम होगी। सिर्फ 1500 रुपये की खातिर कोहली इतना उत्पात नहीं मचवा सकता, लेकिन उत्पात मचवा सकता है। हाँ, क्यों नहीं? आखिर किसी जमाने में वह बहुत बड़ा दादा रह चुका है, एक खून कर चुका है। बुरी आदतें एकदम थोड़ी ही छूट जाती हैं, वे तो जाते जाते ही जाती हैं। तुम कोहली के बारे में यह भी जानती हो? हाँ, और फिर भी उससे शादी कर रही हो? हाँ। तुम्हें उससे मोहब्बत है? मीनाक्षी ने उत्तर नहीं दिया। उसने अपना गिलास उठाया और उसे खाली कर दिया। इस सवाल का जवाब वह हमेशा गोल कर देती थी। मेरे लिए और विस्की मंगाओ, वह बोली। सुनील ने अपने गिलास में से अभी मुश्किल से 2 घूंट पिए थे। तुम बहुत विस्की पीने लगी हो, वह बोला। नहीं तो, वह बोली। सुनील ने वेटर को बुलाया। मैडम के लिए 1 पैक और लाओ, सुनील बोला। डबल डबल, सुनील बोला। वेटर चला गया। मीनाक्षी, सुनील ने पूछा, क्या अभिनेत्री बनकर बुरी हरकतें करना और बुरे लोगों की सोहबत में पड़ना ज़रूरी होता है? कौन सी बुरी हरकत की है मैंने? मीनाक्षी तीखे स्वर में बोली। सुनील को लगा कि विस्की उस पर हावी होने लगी थी। विस्की पीने को तुम बुरी हरकत कहते हो? आज के ज़माने में कौन नहीं पीता विस्की? क्या तुम नहीं पीते? मिस्टर, एवरी ब्लास्टेड सोल ऑफ दिस ब्लास्टेड जनरेशन ड्रिंक्स। और तुम किसकी सोहबत को बुरी बता रहे हो? मीनाक्षी फिर बोली। कोहली की सोहबत को। लेकिन मिस्टर, वह तुमसे अच्छा है, वह मेरी कद्र तो करता है। याद है, किसी ज़माने में मैं हथेली पर दिल लिए तुम्हारे पीछे पीछे फिरा करती थी और तुम मुझे घास तक नहीं डालते थे, मुझे धोखा देकर खिसक जाया करते थे, याद है? तभी वेटर मीनाक्षी को ड्रिंक सर्व कर गया। मीनाक्षी ने गिलास अपनी ओर घसीट लिया और बोली, अच्छा छोड़ो, मैं बहक गई थी। तुम बोलो, क्या कह रहे थे तुम? गलती मेरी थी, सुनील बोला। मुझे वह अप्रिय सवाल तुमसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन एक बात फिर भी पूछूंगा। तुम अपनी मौजूदा ज़िंदगी से, अपने करियर से संतुष्ट हो? अभी नहीं हूँ, लेकिन बहुत जल्दी हो जाऊंगी, उसने बड़ी संजीदगी से बताया। मैं एक बहुत बड़ी चाल चल रही हूँ। अगर मेरी वह चाल चल गई तो मैं एक ही फिल्म से राखी और वहीदा रहमान और मीना कुमारी के टक्कर की अभिनेत्री समझी जाने लगूंगी। और न चली तो? न चली तो मैं जिंदगी भर बगदाद का चोर, सब्ज शहजादा और शाही लक्कड़हारा जैसी फिल्मों से ऊपर नहीं उठ पाऊंगी। क्या चाल है वह? सुनील, वह रहस्यपूर्ण स्वर में बोली। मेरी अगली फिल्म का नाम होगा जिंदगी और मौत। विश्वविख्यात लेखक शशांक भट्टाचार्य के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित एक भावनापूर्ण फिल्म। तुम उसमें हीरोइन होगी? हाँ। अभी तो तुम कह रही थी कि ऐसी किसी फिल्म में तुम्हें कोई मुफ्त में लेने को तैयार नहीं होता। अब होगा, वह विश्वासपूर्ण स्वर में बोली। जिंदगी और मौत नामक उपन्यास के सर्वाधिकार में मेरी भागीदारी है। उस उपन्यास पर फिल्म निर्माण के अधिकार इसी शर्त पर बेचे जाएंगे कि जो भी उस पर फिल्म बनाएगा उसे हीरोइन मुझे लेना होगा। ओह,
सारी बात सुनील के सामने दिन की तरह स्पष्ट हो गई। तो उस उपन्यास में पैसा लगाने के पीछे तुम्हारा यह स्वार्थ निहित है? हाँ, सजनानी उस उपन्यास के प्रकाशन से क्या कमाता है मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जब वह उपन्यास के फिल्म अधिकार किसी को बेचेगा तो इस शर्त पर बेचेगा कि हीरोइन मुझे ही लिया जाएगा। और तुम्हें उम्मीद है कि वह फिल्म तुम्हें इंडस्ट्री में एक उच्च कोटि की इमोशनल रोल्स करने में समर्थ अभिनेत्री के रूप में स्थापित कर देगी। हाँ, मैंने कभी तुम्हारी कोई फिल्म नहीं देखी। आज मैंने इंटरवल तक बगदाद का चोर देखी थी, लेकिन मुझे एक बात बहुत खटकी थी। तुम्हारे हिंदी उच्चारण में थोड़ा सा पंजाबी लहजा झलकता है। क्या तुम उसे दूर नहीं कर सकती? क्यों दूर करूं? वही तो मेरा ट्रेडमार्क है। लोग समझते हैं कि इतनी फिल्मों में काम कर चुकने के बावजूद भी मैं उसे अपनी डायलॉग डिलीवरी में से निकाल नहीं पाई हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि मैं उसे निकालना ही नहीं चाहती। वैसी डायलॉग डिलीवरी मेरी एक विशिष्ट शैली बन गई है जो मेरे प्रशंसकों को पसंद है। लोग मेरे अंदाजे बयां की नकल उतारकर खुश होते हैं कि वे हूबहू आरती बाला के विशिष्ट लहजे में बोल लेते हैं, जैसे लोग कभी राधा किशन के या पृथ्वीराज के अंदाजे बयां की नकल उतारा करते थे। राज कपूर, देवानंद, राजकुमार, अशोक कुमार, वहीदा रहमान आदि सब का एक विशिष्ट अंदाजे बयां है जो उन्होंने बरसों में नहीं बदला, और उनकी प्रसिद्धि में उस अंदाजे बयां का भी विशेष हाथ है। आई सी। और तुम्हारी जानकारी के लिए इस विशिष्ट उच्चारण का आइडिया भी मुझे कोहली ने दिया था। शशांक भट्टाचार्य का उपन्यास खरीदने का आइडिया भी कोहली का था। हाँ, उपन्यास पढ़ा है तुमने? हाँ, उसमें हीरोइन के बहुत बढ़िया, बहुत पावरफुल, बहुत इमोशनल रोल की गुंजाइश है। वह एक ऐसी औरत की कहानी है जो एक बड़े क्रूर जमींदार की रखेल होती है, लेकिन जिसका जमींदार के ड्राइवर से इश्क हो जाता है। फिर वह ड्राइवर एक दूसरे के प्यार में इतने पागल हो जाते हैं कि वे जमींदार की हत्या करने का फैसला कर लेते हैं। ड्राइवर कितनी ही बार अपने मालिक की हत्या करने की कोशिश करता है, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाता। अंत में वह नए साल की रात आखिरी बार उस काम को अंजाम देने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होता है। नए साल की रात आती है। जमींदार की हवेली में भारी जश्न का आयोजन होता है। आधी रात को नए साल के स्वागत में जब बत्तियां बुझाई जानी होती हैं, तो ड्राइवर ने जमींदार को शूट करना होता है, लेकिन वह नौबत आने से पहले ही जमींदार अपनी रखेल के सामने अपने ड्राइवर को शूट कर देता है। तो रखेल को मालूम होता है कि उसमें और ड्राइवर में क्या खिचड़ी पक रही थी। वह जमींदार को शुरू से ही मालूम था। रखेल ड्राइवर की लाश से लिपटकर बिलख बिलख कर रोने लगती है, और यही फिल्म का अंत हो जाता है। जमींदार रखेल को नहीं मारता, नहीं, लेकिन ड्राइवर को मारने में वह जो क्रूरता दिखाता है, उससे दर्शक को इस बात का खूब अंदाजा हो जाता है कि रखेल का आने वाला जीवन कैसा नरकीय होगा। सुनील, यह फिल्म देखकर दर्शक जब हॉल से निकलेगा तो रखेल के आने वाले जीवन की कल्पना करके उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ रही होगी। शशांक भट्टाचार्य ने अपनी जिंदगी का आखिरी उपन्यास बहुत शानदार, बहुत ड्रामेटिक लिखा है। एक बार वह फिल्म बन जाए, वह इकलौती फिल्म मुझे प्रथम श्रेणी की अभिनेत्रियों की पंक्ति में ला खड़ा करेगी। ऐसा मुमकिन होगा? एक ही फिल्म से तुम इतनी बड़ी करवट बदल लोगी? लोग भूल जाएंगे कि तुम कभी लड़ाई मारधाड़ फिल्मों में दारा सिंह के साथ आया करती थी, और डायरेक्टर तुम्हें इस प्रकार के सोशल इमोशनल रोल देने लगेंगे। क्यों नहीं, एक सही ब्रेक मिल जाए तो सारे करियर का नक्शा ही बदल जाता है। जरा याद करो, खिलौना से पहले मुमताज क्या थी? वही जो मैं आज हूँ। फैंटेसी फिल्मों में दारा सिंह की हीरोइन। खिलौना में एक सही ब्रेक उसे मिला, तो फिर वह कहां से कहां पहुंची। जब उसने इंडस्ट्री छोड़ी तो वह टॉप की हीरोइन थी और ऊंचे दर्जे की अभिनेत्री समझी जाती थी। जब वह दारा सिंह के साथ हीरोइन आती थी तो लोग कहते थे कि उसे अभिनय का क ख ग नहीं आता था, और बाद में कहते थे कि वैसी नेचुरल एक्ट्रेस पैदा नहीं हुई जो करिश्मा मुमताज के लिए खिलौना ने किया था। वही करिश्मा मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जिंदगी और मौत मेरे लिए करेगी। लेकिन उपन्यास तो नकली है, वह शशांक भट्टाचार्य ने लिखा ही नहीं है। वह तो सजनानी के निर्देश पर उसके सेक्रेटरी दिलीप ने लिखा है। मीनाक्षी के नेत्र फैल गए। उसने हैरानी से सुनील की तरफ देखा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? उसने पूछा। मुझे खुद सजनानी ने बताया है। ओह। कुछ क्षण वह चुप रही और फिर बोली,
जिंदगी और मौत शशांक भट्टाचार्य ने लिखा हो या काले चोर ने, वह उपन्यास बहुत बढ़िया है। उसमें एक बढ़िया फिल्म का मसाला है और उसमें हीरोइन के अवार्ड विनिंग रोल की गुंजाइश है। फिल्म उद्योग में जब वह उपन्यास बिकेगा तो शशांक भट्टाचार्य के नाम से बिकेगा। मेरा मतलब फिर भी हल हो जाएगा। लेकिन अगर यह बात जाहिर हो गई तो उसे कौन खरीदेगा? जाहिर होगी ही नहीं, कौन जाहिर करेगा? मैं, कोहली, सजनानी, दिलीप या तुम? तुम क्या मेरे दुश्मन हो जो जानबूझकर मेरे भले के खिलाफ काम करोगे? और ऐसा करने से तुम्हें क्या मिलेगा? सुनील चुप रहा। उसने विस्की की एक चुस्की ली। तुम अभी कह रहे थे कि सजनानी कहता है कि शशांक भट्टाचार्य और दीपा की हत्या कोहली ने की है, और शशांक भट्टाचार्य की हत्या के समय मैं भी कोहली के साथ मौजूद थी। हाँ, उसने यह बात किस आधार पर कही? उसे यह बात दीपा ने कही थी। कहानी इस प्रकार है कि जिस रात शशांक भट्टाचार्य को गोली लगी थी, उस रात दीपा उसके साथ उसके घर पर मौजूद थी। कॉल बेल बजी थी तो वह जाकर बाथरूम में छुप गई थी। लड़की का कहना है कि फिर उसने बाहरी कमरे में तुम्हारी आवाज़ सुनी थी। उसने तुम्हें शशांक भट्टाचार्य से झगड़ते सुना था। उसके बाद कॉल बेल फिर बजी थी और कोहली भीतर आया था। उसके थोड़ी देर बाद कोहली ने शशांक भट्टाचार्य को गोली मार दी थी। लड़की ने कुछ देखा भी था या सब कुछ सुना ही सुना था? देखा कुछ नहीं था, लेकिन कोहली और तुम्हारी दोनों की बड़ी विशिष्ट आवाज़ें हैं जो लाखों में पहचानी जा सकती हैं। वह दावे से कहती है कि उस रात वहाँ पहले तुम और फिर कोहली पहुँचा था। उसका दावा गलत है, मैं वहाँ कभी नहीं गई। लेकिन वह कहती है कि सुनील, उस लड़की को तुम ठीक से जानते तक नहीं। तुम्हें उसकी बात पर विश्वास है, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं। लेकिन ओके, मत करो विश्वास, जहन्नुम में जाओ। उसने गुस्से में अपना विस्की का गिलास उठाया, उसे एक ही सांस में खाली किया और गिलास के पेंदे से मेज ठकठकाने लगी। बार में मौजूद और लोग उन्हें देखने लगे। अरे, सुनील हड़बड़ाकर बोला, ऐसा मत करो, लोग देख रहे हैं। हेल विद देम, हेल विद यू टू। वेटर भागता हुआ वहां पहुंचा। आस्क हिम टू ब्रिंग मी अनदर, वह बोली। मीनाक्षी, सुनील परेशान स्वर में बोला, तुम बहुत पी चुकी हो, अब चलो यहाँ से। मैं नहीं जाती, तुमने जाना हो तो जाओ, लेकिन अभी मैंने तुमसे बहुत सी बातें करनी हैं। कैसी बातें? जैसी अभी कर रहे थे। सुनील चुप रहा। या दूसरी तरह की बातें, जैसी तुम्हें मुझसे शुरू से करनी चाहिए थी लेकिन कभी की नहीं। दूसरी तरह की बातें, और उसके लिए यह जगह ठीक नहीं। तो फिर कौन सी जगह ठीक है? बैंक स्ट्रीट चलते हैं, मेरे फ्लैट पर। ओके, लेट्स हैव वन फॉर द रोड एंड देन टेक द हेल आउट ऑफ हियर। सुनील ने वेटर को संकेत दिया। वेटर मीनाक्षी को विस्की सर्व कर गया। तुम नहीं पियोगे? मीनाक्षी बोली। मैं एक बार में 2 पैक से ज़्यादा नहीं पीता। सुनील खेदपूर्ण स्वर में बोला। ज़्यादा विस्की मुझे पचती नहीं। मिस्टर सुनील कुमार चक्रवर्ती, वह नशे में थरथराती हुई आवाज़ में बोली। यू आर नॉट अ मैन, यू आर अ चिकन। यस मैडम, सुनील ने बड़ी शराफत से स्वीकार किया। मे बी आई एम, बट व्हाट अ लवेबल चिकन। और वह हंसी। सुनील ने बिल मंगवाया। उसके बहुत जिद करने के बावजूद भी मीनाक्षी ने बिल का भुगतान उसे नहीं करने दिया। आखिर वह 2 लाख की स्टार थी। दोनों बाहर से बाहर निकले और एक टैक्सी में सवार हो गए। सुनील ने ड्राइवर को बैंक स्ट्रीट चलने को कहा। टैक्सी आगे बढ़ी। टैक्सी में मीनाक्षी सुनील पर एकदम ढेर होकर बैठी। उसने आंखें बंद की हुई थी। सुनील को भय था कि फ्लैट आने से पहले कहीं वह सो न जाए। टैक्सी बैंक स्ट्रीट में दाखिल हुई। उस खंबे के पास रोकना, सुनील ने ड्राइवर को कहा। लेकिन कहते ही उसे अपने फ्लैट वाली इमारत के सामने एक पुलिस जीप खड़ी दिखाई दी। वह हड़बड़ाकर बोला, मत रोकना, सीधे निकल चलो। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में से हैरानी से सुनील की तरफ देखा, लेकिन बिना प्रतिवाद किए गति शून्य होने को तत्पर टैक्सी की रफ्तार बढ़ा दी। क्या हुआ? मीनाक्षी बोली। तुम्हारा फ्लैट तो पीछे रह गया। वो सुनील बोला। दरअसल बात यह है कि वहाँ कोई आया हुआ है जिससे मैं मिलना नहीं चाहता। बड़ा बोर आदमी है वो, इसलिए मैंने अपने फ्लैट पर जाने का इरादा छोड़ दिया है। अच्छा किया तुमने, बोर आदमियों से मैं भी बहुत घबराती हूँ। टैक्सी बैंक स्ट्रीट से निकलकर बाहर की सड़क पर आ गई थी। अब कहाँ चलूँ साहब? ड्राइवर ने पूछा। कहाँ चलें? सुनील ने मीनाक्षी से पूछा। तुम सोचो, मीनाक्षी बोली। यूथ क्लब?
नहीं, वहाँ तो मुझे बेरे खानसामे तक पहचानते हैं, कोई चैन की सांस नहीं लेने देगा। तो सजनानी के यहाँ चलो। वहाँ? हाँ, राजनगर में वही तो एक धर्मशाला है जिसके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। सुनील ने ड्राइवर को मुगल बाग चलने के लिए कहा। मीनाक्षी सुनील की गोद में दोहरी हो गई। सुनील ने एक सिगरेट सुलगा लिया। टैक्सी मुगल बाग में सजनानी की कोठी के आगे आकर रुकी। ओके मीनाक्षी, सुनील बोला, तुम चलो। क्या मतलब? मीनाक्षी हैरानी से बोली। तुम नहीं चलोगे? मेरा जाना ठीक नहीं, सजनानी को मेरा आना ठीक नहीं लगेगा। क्यों? दरअसल आज जब मैं यहाँ से गया था तो उससे बहुत अप्रिय बातें करके गया था। मैं उससे एक तरह से झगड़ कर ही गया था। फिर क्या हुआ? सजनानी बहुत जिंदा दिल आदमी है, वह ऐसी बातें दिल में नहीं रखता। फिर भी, और फिर मैं भी तो यहीं रहती हूँ। तुम समझो कि तुम मेरे पास आए हो, ना कि सजनानी के पास। लेकिन सुनो, आज यहाँ एक भारी डिनर का आयोजन है। सजनानी को तो अपने मेहमानों से ही फुर्सत नहीं होगी। हम पिछवाड़े के दरवाजे से भीतर चलते हैं और सीधे ऊपर पहुँच जाते हैं। उसे तो खबर भी नहीं लगेगी कि तुम यहाँ आए हो। ओके, सुनील अनिच्छापूर्ण स्वर में बोला। टैक्सी से वे कोठी के पिछवाड़े में उतरे। उधर का दरवाजा खुला था। वे भीतर दाखिल हुए। मीनाक्षी उसके साथ सटकर चल रही थी और रह रहकर उसके गाल पर चुंबन अंकित कर देती थी और कभी उसके कान की लौ को चुभला देती थी। अंधेरे गलियारे में चलते हुए वे लिफ्ट तक पहुंचे। वे लिफ्ट में दाखिल हुए। मीनाक्षी ने चौथी मंजिल का बटन दबाया। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर सरकने लगी। मीनाक्षी उसके गले में बाहें डालकर झूल गई। लिफ्ट खुले जंगले वाली थी। जब वह किसी फ्लोर से गुजरती थी तो उस फ्लोर पर अगर कोई मौजूद होता था तो उसकी निगाह सीधे उन लोगों पर पड़ती थी और हर फ्लोर पर नज़ारा करने के लिए कोई न कोई मौजूद मिला। मीनाक्षी, सुनील कठिन स्वर में बोला, लोग देख रहे हैं। उत्तर में मीनाक्षी के मुंह से एक ऐसी गंदी गाली निकली जिसे सुनील कम से कम किसी महिला के मुंह से सुनने की अपेक्षा नहीं कर रहा था। लिफ्ट चौथी मंजिल पर आकर रुकी। मीनाक्षी ने अलग होने का उपक्रम नहीं किया। हमारा स्टेशन आ गया है, सुनील बोला। फिर क्या हुआ? वह बोली, यह आखिरी स्टेशन है, गाड़ी इससे आगे नहीं जाती, लेकिन वापस जा सकती है। तुम ठीक कह रहे हो, वह बड़ी शराफत से बोली और उससे अलग हो गई। सुनील ने जंगला सरकाया। दोनों बाहर निकले। बाहर गलियारा एकदम खाली था। मीनाक्षी उसका हाथ थामे गलियारे में चलती रही। निचली मंजिल से सजनानी के मेहमानों के अट्टहास की मध्यम मध्यम आवाज़ें आ रही थी। मीनाक्षी उसे अपने कमरे में ले आई। उसने भीतर से दरवाजे की चिटकनी चढ़ा दी। क्या पियोगे? मीनाक्षी ने पूछा। शैंपेन, जिन, विस्की, ब्रांडी, यहाँ सब कुछ है। हाँ, सजनानी बहुत बढ़िया मेजबान है। मैं कुछ नहीं पीऊँगा। चिकन? यस, वी नो दैट ऑलरेडी। कुछ तो पियो। एक पैक ब्रांडी, मेरे अनुरोध पर। ओके ओके। एक कोने में एक बार नुमा काउंटर था। मीनाक्षी लड़खड़ाती सी वहां पहुंची और दो खूबसूरत गिलासों में ब्रांडी डाल लाई। उसने एक गिलास सुनील को थमा दिया। सुनील ने देखा मीनाक्षी के गिलास में उसके गिलास से कम दुगनी ब्रांडी थी। उसने चीयर्स के अंदाज में अपना गिलास ऊंचा किया और फिर एक ही सांस में सारी ब्रांडी पी गई। पता नहीं उस नीट ब्रांडी का असर था या पहले से पी हुई ढेर सारी विस्की का असर था कि एकाएक मीनाक्षी के चेहरे के भावों में परिवर्तन आया। उसने एक जोर की उबकाई ली और फिर गिरती पड़ती बाथरूम की तरफ भागी। सुनील ने उसके पीछे जाने का उपक्रम नहीं किया। अंधाधुंध शराब पीने वालों की उस हरकत को वह खूब समझता था। अभी वह ढेरों उल्टियां करेगी। जितनी शराब अभी अनपची पेट में मौजूद होगी वह बाहर आ जाएगी और फिर उसकी हालत में अपेक्षाकृत सुधार आ जाएगा। बाथरूम में से उसके उल्टियां करने और उबकाइयां लेने की आवाज़ें आने लगी। सुनील एक सोफे पर बैठ गया और ब्रांडी चुसकता हुआ सिगरेट की कश लगाने लगा। एकाएक सुनील की निगाह दीवार के साथ लगे 5 फुट गुना 8 फुट के आकार के शीशे पर पड़ी। वह उठा और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। उसमें सुनील को अपना तथा अपने एकदम पीछे मौजूद दीवार के 3/4 भाग का प्रतिबिंब दिखाई दिया। सुनील को याद आया, यही वह शीशा था जिसके सामने खड़ी होकर बाल संवारती मीनाक्षी को उसने सजनानी के कमरे से देखा था। वह 1 वे मिरर था। उस कमरे में से वह शीशा था, लेकिन सजनानी के कमरे में से ऑयल पेंटिंग के हटने के बाद
वह पारदर्शक कांच की खिड़की बन जाता था। सुनील सोचने लगा, क्या उस समय सजनानी या कोई और उस शीशे के पार बैठा उसे देख रहा था? तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला और मीनाक्षी ने बाहर कदम रखा। उसकी चेहरे की रंगत पीली पड़ गई थी, लेकिन अब उसकी हालत पहले से कहीं ज़्यादा उसके काबू में लग रही थी। उसके बाल खुले थे और उस समय वह एक टखनों तक पहुंचने वाला ड्रेसिंग गाउन पहने थी। कैसी तबीयत है? सुनील ने औपचारिकतावश पूछा। ठीक है, वह बोली, लेकिन टांगें थरथरा रही हैं। वह पलंग के पास पहुंची और उस पर ढेर हो गई। सुनील पलंग के समीप पहुंचा। वह एक कोने में बैठ गया और मीनाक्षी का हाथ अपने हाथ में लेकर निहायत चिकने चुपड़े स्वर में बोला, मीनाक्षी, शायद तुम्हें बुरा लगे, लेकिन फिर भी मैं अपना पुराना सवाल इस प्रार्थना के साथ दोहरा रहा हूँ कि जवाब जरूर देना और सच सच जवाब देना। कौन सा सवाल? क्या शशांक भट्टाचार्य की हत्या के समय तुम कोहली के साथ वहाँ मौजूद थी? नहीं, वह दृढ़ स्वर में बोली। 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, मैं वहाँ नहीं थी। तो तुम्हारे ख्याल से दीपा झूठ बोल रही थी कि उसने वहाँ तुम्हारी और कोहली की आवाज़ें सुनी थी? मुझे नहीं मालूम, किसी को तो मालूम होगा। कोई तो झूठ बोल रहा है। मेरी अपनी राय यह है कि दीपा झूठ नहीं बोल रही थी। अगर शशांक भट्टाचार्य के यहाँ कोहली के साथ तुम नहीं थी तो कोई और लड़की थी उसके साथ। और लड़की कौन हो सकती है? जरा सोचो। कोहली की जानकार कोई ऐसी लड़की जिसकी आवाज़ तुमसे मिलती जुलती हो। बड़ी गर्मी लग रही है, वह बोली और उसने अपने ड्रेसिंग गाउन की डोरी खींच दी। सुनील हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। एकाएक उसे एक बात याद आई। मीनाक्षी, वह गंभीरता से बोला, बार में तुमने कहा था कि तुम्हारे हिंदी उच्चारण में पंजाबी लहजे की झलक तुम्हारी विशिष्ट शैली बन गई है, जिसकी हर कोई बड़ी आसानी से नकल उतार सकता है, याद है? हाँ, वह बोली। मैं शुरू से ही यह जानने समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि शशांक भट्टाचार्य की मौत के समय जो 2 शख्स वहाँ मौजूद थे वे कौन थे। दीपा कहती थी कि उसने दोनों की आवाज़ें पहचानी थी। उसके कथनानुसार एक आवाज़ निसंदेह कोहली की थी और दूसरी तुम्हारी थी। लेकिन अगर तुम सच बोल रही हो और दीपा भी सच बोल रही है तो इसका एक ही जवाब हो सकता है कि वहाँ 2 शख्स थे ही नहीं, वहाँ एक ही आदमी था जो तुम्हारी और कोहली की आवाज़ों की नकल करके जानबूझकर दीपा को भुलावे में डाल गया था। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो तुम्हारी और कोहली की आवाज़ों को बखूबी नकल कर सकता है, जिसे मैंने अपने सामने इन दोनों आवाज़ों की दोषहीन नकल करते देखा था। कौन है वो? मीनाक्षी ने उत्सुक स्वर में पूछा। सजनानी। मीनाक्षी चौंकी। उसने मेरे सामने तुम्हारी और कोहली की आवाज़ों की नकल करके दिखाई थी। मैं उसके सामने मौजूद न होता तो शायद कभी न मानता कि वे आवाज़ें उसके मुंह से निकल रही थी। कमाल है। और फिर स्क्रिप्ट की यह सारी खिचड़ी सजनानी की ही तो पकाई हुई है। सजनानी कहता था कि शशांक भट्टाचार्य एडवांस की रकम लेकर गायब हो गया था, लेकिन साथ ही उसने मुझे यह भी बताया था कि दीपा नाम की जो लड़की उस रात शशांक भट्टाचार्य के साथ थी वह एक कॉल गर्ल थी और वह उसने शशांक भट्टाचार्य को सप्लाई की थी। जब तक दीपा की सूरत में दोनों में संपर्क सूत्र मौजूद था, शशांक भट्टाचार्य कम से कम सजनानी के लिए गायब नहीं हो सकता था। उसे निश्चय ही मालूम था कि शशांक भट्टाचार्य कहाँ था और उसे यह भी मालूम था कि उस रात दीपा उसके पास मौजूद थी और बाहर जो कुछ भी कहा जा रहा था वह उस बाथरूम में छुपी सुन रही थी। मुझे लग रहा है कि उस रात वहाँ न तुम गई थी और न कोहली गया था। उस रात वहाँ केवल सजनानी गया था। उसी ने वहाँ शशांक भट्टाचार्य की हत्या करने से पहले तुम्हारी और कोहली की आवाज़ों की नकल उतारी थी, ताकि बाद में दीपा की गवाही के माध्यम से हत्या का संदेह या तुम पर किया जाए या कोहली पर किया जाए और या तुम दोनों पर किया जाए। शशांक भट्टाचार्य भी तो वह नकलें सुन रहा होगा। क्या उसने इस पर कोई ऐतराज़ नहीं जाहिर किया होगा? शायद वह ऐतराज़ करने की स्थिति में था ही नहीं। यह तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से भी सिद्ध हो चुका है कि मौत से पहले वह बुरी तरह नशे में धुत था। शायद उसे पता ही न लग रहा हो कि वास्तव में वहाँ क्या हो रहा था। और फिर यह भी मुमकिन है कि शशांक भट्टाचार्य बोला ही ना हो। क्या पता सजनानी ने आते ही उसका मुंह बंद कर दिया हो और बाथरूम में दीपा ने जो शशांक भट्टाचार्य के बोलने की आवाज़ें सुनी हो वह भी सजनानी ने ही अपने मुंह से निकाली हो। कमाल है,
लेकिन ऐसा किया क्यों उसने? पैसे की खातिर 1 लाख रुपया तो उसने वहां से वह चुरा लिया जो उसने लेखक को तुम लोगों से लेकर दिया था, और अभी वह उसकी नकली स्क्रिप्ट से लाखों कमाएगा। शायद उसे पहले से ही मालूम था कि शशांक भट्टाचार्य ने उपन्यास कुछ नहीं लिखा था। नकली किताब लेखक की जिंदगी में तो छापी जा नहीं सकती थी, क्योंकि उस सूरत में वह तो सारे संसार में ढिंडोरा पिटवा देता कि वह किताब उसने नहीं लिखी। लेकिन उसकी मौत के बाद लेखक के साथ सजनानी के एग्रीमेंट की छत्र छाया में जब नकली किताब प्रकट होती तो कौन कहता कि वह नकली है? मीनाक्षी, मुझे तो यही लग रहा है कि सजनानी ने अपने लाभ की खातिर शशांक भट्टाचार्य की हत्या की है और तुम्हें और कोहली को हर लिहाज से धोखा दिया है। सजनानी ने यह हत्या इस प्रकार की कि उसे आत्महत्या समझा जाए, लेकिन अपना दोहरा बचाव उसने घटनास्थल पर दीपा को सुनाने के लिए तुम्हारी और कोहली की आवाज़ों को नकल करके किया, ताकि अगर दुर्घटना वाली कहानी न चल सके तो दीपा के बयान से लगे कि हत्या तुम्हारी मौजूदगी में कोहली ने की थी। ओह, लेकिन उसका दुर्भाग्य कि उसकी कॉल गर्ल उतनी सीधी न निकली जितनी वह उसे समझ रहा था। शायद इस हमाम में सभी नंगे हैं। दीपा भी ठगों में ठग निकली। वह चुप रहने के स्थान पर अपनी जानकारी को कैश करने का इरादा कर बैठी। वह ब्लैकमेलिंग की नीयत से कोहली के पास पहुंच गई और एकाएक सुनील चुप हो गया। आगे बढ़ो मीनाक्षी, सुनील बदले स्वर में बोला। यहाँ मुझे अपनी इस थ्योरी की टांग टूटती दिखाई दे रही है। कैसे? दीपा ने कहा था कि उसे कोहली से 3 किश्तों में 500 रुपये हासिल हुए थे। अगर कोहली निर्दोष था तो उसने दीपा को ब्लैकमेलिंग की रकमें क्यों अदा की? शायद कोहली ने दीपा को ये रकमें थोड़ी देर के लिए उसे चुप रखने के लिए दी हों। 1500 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं। आखिर इसके बदले में उसे यह जानकारी तो हासिल हो रही थी कि उसके पार्टनर उसके साथ धोखाधड़ी का खेल खेल रहे थे। शायद वह सारी कहानी की पहले चुपचाप तफ्तीश करना चाहता था, इसलिए दीपा को बहलाए रखने के लिए उसने उसे पहले 500 रुपये की मामूली रकम दे दी और फिर बाद में 2 बार 500 रुपये और दे दिए। क्या वह यह मालूम कर सका होगा कि असल में उसे फंसाने के लिए सारा प्रपंच सजनानी ने रचा था? शायद मालूम कर सका हो। ऐसे मामलों में कोहली बड़ा समर्थ आदमी है। उसके पास ऐसी बातों को जानने के बहुत साधन है। सुनील सोचने लगा। उसने मीनाक्षी को यह नहीं बताया था कि उसने कोहली के फ्लैट पर क्या देखा था, लेकिन अब उसे इस बात की बहुत संभावना दिखाई दे रही थी कि शायद सजनानी ने ही कोहली को शूट किया था, क्योंकि कोहली सजनानी का राज जान गया था। कल रात दीपा ने सजनानी को भी बता दिया था कि वह कोहली को ब्लैकमेल कर रही थी, मीनाक्षी बोली, और यह कि कोहली ने उसे 1500 रुपये भी दिए थे। इस बात से सजनानी का माथा जरूर ठनका होगा। जब कोहली हत्यारा था नहीं तो उसने ब्लैकमेल की रकम दीपा को क्यों दी? उसे कोहली और दीपा दोनों खतरनाक लगने लगे होंगे। पिछली रात उसी ने दीपा की हत्या की होगी और अब देख लेना वह कोहली की हत्या करने की कोशिश भी जरूर करेगा। शायद तुम ठीक कह रही हो, सुनील धीरे से बोला। पिछली रात उसने पहले दीपा को विस्की में कोई घातक मादक पदार्थ पिलाकर पिला दिया। उसने सोचा था कि वह तबीयत खराब हो जाने पर घर चली जाएगी और फिर नींद में ही उसका काम तमाम हो जाएगा, लेकिन इत्तेफाक से मैंने उसे देख लिया और मुझे उसकी हालत की खबर लग गई। मैं उसे ऊपर ले गया और फिर मेरे प्रयत्नों से उस बार दीपा की जान बच गई। फिर सजनानी ने कोहली की आवाज़ की नकल करके बाहर बुलवाया और मुझ पर छुपकर आक्रमण कर दिया। उसके बाद इत्तेफाक से दीपा फिर मुझे लिफ्ट में दिखाई दे गई। फिर बत्तियां बुझ गई। सजनानी सीढ़ियों के दाहिने पर खड़ा था। उसने मुझे नीचे जाते देख लिया होगा। मुझे रोकने के स्थान पर वह चुपचाप मेरा पीछा करने लगा। ऐन मौके पर अगर तुम उस पर आक्रमण न कर बैठी होती तो शायद वह मेरा भी काम तमाम कर देता। उस वक्त शायद तुम्हें भी नहीं मालूम था कि जिस पर तुमने आक्रमण किया था वह सजनानी था। फिर तुम मेरा हाथ थामकर मुझे खींचती हुई अंधेरे में भाग निकली। पीछे सजनानी तुम्हारे प्रहार से लगभग फौरन ही संभल गया। मैं तो तुम्हारी वजह से बच गया, लेकिन दीपा न बच सकी। उसने दीपा के शरीर पर किसी भारी चीज का प्रहार करके उसकी हत्या की। बाद में उसने लाश को उठाकर सीढ़ियों के पास डाल दिया ताकि ऐसा लगे जैसे उसकी जान अंधेरे में सीढ़ियों से लुढ़क जाने की वजह से गई थी। एकाएक सुनील की निगाह मीनाक्षी के चेहरे पर पड़ी। वह क्या कह रहा था मीनाक्षी नहीं सुन रही थी,
सुन पाने की स्थिति में ही नहीं थी। वह घनघोर नींद में सोई पड़ी थी। सुनील ने अपना ब्रांडी का गिलास खाली किया, सिगरेट के बचे हुए टुकड़े को खाली गिलास में डाला, गिलास को एक मेज पर रखा और फिर कमरे से बाहर की तरफ बढ़ा। सजनानी के बेडरूम का दरवाजा बंद था। सुनील कान लगाकर सुनने लगा। भीतर किसी की उपस्थिति का आभास मिल रहा था। सुनील सोचने लगा, क्यों न सजनानी से अभी दो दो बातें हो जाएं। उसने जेब से दीपा वाली रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। उसने दरवाजे का हैंडल आजमाया। दरवाजा खुला था। वह एक क्षण को हिचकिचाया और फिर रिवॉल्वर वाला हाथ तनिक आगे किए भीतर दाखिल हुआ। सजनानी, उसने विशाल बेडरूम में चारों ओर निगाह फिराते हुए आवाज़ लगाई। सजनानी, कहाँ हो? वह पट्टे, आज कौन से हीरो बनकर आए हो? क्या सुल्ताना डाकू? सुनील चिहुक कर आवाज़ की दिशा में घूमा। वह दरवाजे की ऐन बगल में एक कुर्सी डाले बैठा था और इसीलिए वह सुनील को दिखाई नहीं दिया था। उसका चेहरा राख की तरह सफ़ेद था, लेकिन आंखों में ऐसी कठोरता थी कि नश्तर की तरह चुभ रही थी। उसने अपने दोनों पैर अपने सामने रखे एक स्टूल पर टिकाए हुए थे और उसके हाथ में एक तोप जैसी रिवॉल्वर थी। आरसीन लोपन साहब, वह बोला, रिवॉल्वर गिरा दो वरना अपनी जिस्म को हवा महल बना दूंगा। नकल कितनी भी जानदार क्यों न हो, असल का मुकाबला तो वह फिर भी नहीं कर सकती। सजनानी ने कोहली की आवाज़ की बड़ी शानदार नकल उतारी थी, लेकिन कोहली की आवाज़ फिर कोहली की आवाज़ थी। कुर्सी पर साक्षात शांति स्वरूप कोहली बैठा था और उसकी रिवॉल्वर सुनील की छाती का निशाना बनाए तनी हुई थी। सुना नहीं जेम्स बॉन्ड? वह बोला, मैंने कहा है रिवॉल्वर गिरा दो। सुनील ने रिवॉल्वर अपनी उंगलियों से निकल जाने दी। एकाएक कोहली के मुंह से एक करहा निकली। उसके चेहरे का रहा सहा खून भी निचुड़ गया। उसका सिर नीचे को झुका। वह एक बार फिर कराहा और फिर उसके शरीर ने एक जोर की झुरझुरी ली। सुनील हक्का पक्का सा उसका मुंह देखने लगा। कोहली की लाचारी और बेबसी के उस आलम में उसे यह तक नहीं सूझा कि वह नीचे झुककर अपनी रिवॉल्वर उठा ले या आगे बढ़कर कोहली की रिवॉल्वर छीन ले। कोहली ने जब दोबारा सिर उठाया तो उसका राख की तरह सफ़ेद चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। तुम्हारी हालत बड़ी खस्ता लग रही है, सुनील बोला। डॉक्टर वॉटसन, वह अपनी घर घराती हुई भारी कठोर आवाज़ में बोला, क्या डायग्नोसिस मारा है? लेकिन शायद तुम्हें यह नहीं मालूम होगा कि मुझे बीमारी क्या है। लेकिन शायद तुम्हें मेरी खस्ता हालत की वजह नहीं मालूम होगी। देखो, अपने दाएं हाथ से उसने अपने बाएं कंधे से कोट परे सरका कर कंधा नंगा किया। वहाँ उसकी कमीज खून से लथपथ थी और जिस्म के साथ चिपकी हुई थी। कमीज की खूनी रंगत के बीच एक काला सा छेद दिखाई दे रहा था। मैंने गोली खाई है, वह बोला, लेकिन वह गोली नहीं जो डॉक्टर लोग मरीज को देते हैं। यह गोली मेरी इच्छा के खिलाफ मुझे ज़बरदस्ती खिलाई गई है। किसने किया ऐसा? बड़ा अच्छा सवाल पूछा है प्रोफेसर हिंगिस, वह बोला। दरअसल इसी सवाल का जवाब जानने के लिए तो मैं अपने दोस्त सजनानी के पास आया हूँ। लेकिन तुम्हें तो अस्पताल में होना चाहिए था। हो आया हूँ वहाँ से, लेकिन ज़रा जल्दी चला आया था। लेकिन तुम्हारा जख्म? ठीक है, गोली निकाली जा चुकी है। कंधे की हरकत की वजह से खून फिर से बह निकला है। मैंने तो समझा था कि तुम मर चुके हो। तुम्हारी सेक्रेटरी ने भी यही समझा था, इसलिए तो वह गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही थी। तुम्हें कैसे मालूम? मैं वहाँ गया था। ओह, तो तुम मरे नहीं? मैं बड़ा सख्त जान आदमी हूँ, इतनी आसानी से मरने वाला नहीं। और मुझे शूट करने वाला भी बड़ा अनाड़ी था। गोली 2 इंच भीतर की तरफ लगी होती तो शायद मैं दूसरी सांस न ले पाता। सुनील चुप रहा। तुम मेरे फ्लैट पर क्या करने आए थे? तुम्हें मारने तो नहीं आया था, लेकिन तुम्हारा हुलिया बिगाड़ने की नीयत से ज़रूर आया था। लेकिन इत्तेफाक से मेरे से पहले ही कोई तुम्हें पुड़िया दे गया था। तुम मेरा हुलिया क्यों बिगाड़ना चाहते थे? इसलिए क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारे ड्राइवर का हुलिया बिगाड़ा था। मैं चाहता था कि मालिक और नौकर दोनों का हुलिया मैच करने लगे। तभी टेलीफोन की घंटी बजने लगी। सुनो, कोहली ने आदेश दिया। सुनील ने आगे बढ़कर स्विच बोर्ड की बगल में रखे टेलीफोन का रिसीवर उठाया और चुपचाप कान से लगा लिया। पार्टीबाज हातिम ताई, दूसरी ओर से घर घराती हुई भारी कठोर आवाज़ आई। क्या तुम ही बोल रहे हो?
सुनील के नेत्र फैल गए। टेलीफोन में से साफ साफ कोहली की आवाज़ आ रही थी और कोहली उसके सामने बैठा था। कोई कोहली की आवाज़ की बड़ी शानदार नकल कर रहा था। क्या सजनानी? लेकिन सजनानी को तो वह पूछ रहा था। नहीं, सुनील सावधानी से बोला, मैं सुनील बोल रहा हूँ। कोहली ने इशारे से पूछा कि टेलीफोन पर कौन था। सुनील ने एक क्षण के लिए माउथ पीस पर हाथ रखा और बोला, तुम। कोहली हैरानी से उसका मुंह देखने लगा। सजनानी यहाँ नहीं है। सुनील फिर माउथ पीस में बोला, आप कौन बोल रहे हैं? वह कहाँ गया है? मालूम नहीं। मैं जब यहाँ आया था तो वह यहाँ नहीं था। आप कौन? उसने मुझे फ़ोन किया था। टेलीफोन से कोहली की आवाज़ आई। उसने कहा था कि वह मुझसे फ़ौरन मिलना चाहता था। मैंने उसे कहा था कि वह एम्बेसडर होटल में मेरे फ्लैट पर आ जाए। मैं 1 घंटे से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। वह अभी तक नहीं पहुँचा है। वह। सुनील का हाथ अनजाने में स्विच बोर्ड पर फिर रहा था। एकाएक उसकी उंगली से एक बटन दब गया। सामने दीवार पर लगी विशाल ऑयल पेंटिंग अपने स्थान से सरकने लगी। अगले ही क्षण उसके पीछे से वह वन वे मिरर प्रकट हुआ, जो उधर से कांच की पारदर्शक खिड़की थी, लेकिन जो मीनाक्षी के कमरे की तरफ से आईना था। फिर सुनील को मीनाक्षी दिखाई दी। वह उस पलंग पर आलती पालती मारकर बैठी हुई थी, जिस पर सुनील उसे सोती छोड़कर आया था। उसका ड्रेसिंग गाउन उसके शरीर से बिल्कुल अलग हो चुका था। उसने अपनी गोद में टेलीफोन रखा हुआ था, जिसका रिसीवर वह अपने कान से लगाए हुई थी। वह माउथ पीस में बोल रही थी। उसकी गर्दन की नसें तनी हुई थी और चेहरा बड़े ही अजीब ढंग से, बड़ी ही असंभव मुद्रा में एक तरफ को खिंचा हुआ था। मुंह से शब्द निकलते समय उसका चेहरा और भी बिगड़ जाता था। वह निहायत बदसूरत लग रही थी। सुनील को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह वही फिल्म अभिनेत्री आरती पाला थी, जिसकी फिल्म देखते समय वह उसकी सुंदरता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा था। प्रत्यक्ष देखकर भी सुनील को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोहली की घर घराती हुई भारी कठोर आवाज़ मीनाक्षी अपने गले से निकाल रही थी। शायद उस आवाज़ की नकल उतारने की खातिर उसे अपने चेहरे और गर्दन की नसों के साथ इतनी खींचातानी करनी पड़ रही थी कि वह निहायत बदसूरत लगने लगी थी। 1 मिनट होल्ड करो, मीनाक्षी कोहली की आवाज़ में बोली। इस बार सुनील को वह आवाज़ 2 बार सुनाई दी। इस बार टेलीफोन के ईयरपीस में से और दूसरी बार बेडरूम के कहीं छुपे माइक के माध्यम से, सीधे मीनाक्षी के कमरे से आती हुई। सुनील का रहा सहा संदेह भी खत्म हो गया। मीनाक्षी ही बगल के कमरे में से कोहली की आवाज़ में वहाँ फ़ोन कर रही थी। 1 मिनट होल्ड करो, वह बोली। दरवाजे पर कोई आया मालूम होता है। शायद सजनानी आया हो। हाँ, सजनानी ही है। यह सजनानी की ही आवाज़ है। ओके मिस्टर सुनील, थैंक यू। संबंध विच्छेद हो गया। सुनील ने शीशे में से मीनाक्षी को रिसीवर को क्रेडिल पर रखते देखा। अब उसका चेहरा बदसूरत नहीं लग रहा था। अब उसकी गर्दन की नसें तनी हुई नहीं थी और मुंह एक ओर को खिंचा हुआ नहीं था। सुनील ने रिसीवर रख दिया और धीरे से बटन दबाया। ऑयल पेंटिंग फिर अपने स्थान पर सरक आई। मीनाक्षी दिखाई देनी बंद हो गई। कोहली बोला, तो लौंडिया सजनानी के गले में रस्सी का फंदा डाल रही है। क्या मतलब? सुनील बोला। नहीं समझे? कोहली हैरानी से बोला। अपनी जानकारी में आरती बाला मेरे फ्लैट में मेरा कत्ल कर चुकी है। आखिर औरत है ना। गोली चलाई, मुझे गिरते देखा और भाग गई। वह यह देखने के लिए वहाँ नहीं रुकी कि मैं सचमुच मर भी गया हूँ कि नहीं, और अब वह मेरी आवाज़ की नकल करके तुम्हें फ़ोन कर रही है। सजनानी को, सुनील ने संशोधन किया। अभी बच्चे हो, नादान हो। तुम इस हराफा को उतना नहीं जानते जितना मैं जानता हूँ। मैं फिर भी धोखा खा गया। तुम इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि वह कितनी चालाक औरत है। किस्सा क्या है? वह तुम्हारे साथ यहाँ पहुँची थी और यह जाहिर कर रही थी कि वह नशे में धुत थी। फिर यहाँ पहुंचकर उसने ब्रांडी का एक डबल पैक और चढ़ा लिया था। तुम्हें कैसे मालूम? जिस शीशे में से अभी तुम उसके कमरे में झांक रहे थे, उससे क्या कोई दूसरा नहीं झांक सकता? ओह! फिर उसने जाहिर किया कि उसकी तबीयत खराब हो रही थी। वह उपकाइयाँ लेती हुई बाथरूम की तरफ झपटी। बाथरूम में बंद होकर वह यूं अभिनय करने लगी जैसे उसे उल्टियाँ आ रही हो। वास्तव में वह दूसरी मंजिल पर मौजूद सजनानी को चुपचाप फ़ोन करने के लिए बाथरूम में गई थी। फ़ोन करने?
बाथरूम में? हाँ, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं कि इस इमारत के हर कमरे में टेलीफोन है। बाथरूमों में भी? हाँ, लेकिन यूँ एकाएक इतने रहस्यपूर्ण ढंग से सजनानी को फ़ोन करने की उसे क्या ज़रूरत पड़ गई थी? उसे मेरे कत्ल के इल्ज़ाम में फंसवाना जो था उसने बाथरूम में से सजनानी को फ़ोन किया और मेरी आवाज़ में उससे बात की। तुम्हें कैसे मालूम? वह बेडरूम सजनानी का कंट्रोल रूम है। अन्य तमाम कमरों की तरह उस स्विच बोर्ड पर बगल के बाथरूम की आवाज़ें यहाँ प्रसारित करने वाले माइक का भी बटन है। ओह, सजनानी की यह कोठी किसी अजायब घर से कम नहीं है। आगे बढ़ो। आरती बाला ने बाथरूम में से सजनानी को फ़ोन किया और उसे मेरी आवाज़ में कहा कि वह फ़ौरन एम्बेसडर होटल में मेरे फ्लैट पर मुझसे मिलने के लिए पहुँचे। एम्बेसडर होटल यहाँ से दूर नहीं है, 10 मिनट में वहाँ जाकर वापस आया जा सकता है, इसलिए सजनानी मुझसे मिलने वहाँ चला जाता है। वह लिफ्ट द्वारा ऊपर पहुँचता है, जाकर मेरे फ्लैट की घंटी बजाता है। कोई उत्तर नहीं मिलता। वह प्रतीक्षा करता है, फिर घंटी बजती है, फिर कोई उत्तर नहीं मिलता। उसे अपने मेहमानों के पास पहुँचने की भी जल्दी है ताकि वे लोग उसकी यूँ एकाएक गैर हाजिरी का बुरा ना मान जाएं। इसलिए यह समझकर कि मैं उसे बुलाकर एकाएक कहीं चला गया हूँ, वह वापस अपनी कोठी में आ जाता है। सुन रहे हो ना? हाँ। फिर अगले दिन किसी समय मेरी लाश बरामद होती है। पुलिस आती है। तफ्तीश के बाद हत्या का समय निर्धारित होता है। होटल के लिफ्टमैन को याद आता है कि ठीक उस समय सजनानी को वह लिफ्ट द्वारा मेरे फ्लैट पर छोड़कर गया था और फिर थोड़ी देर बाद वापस भी लाया था। लिफ्टमैन को इस बात की क्या खबर कि सजनानी फ्लैट के भीतर तो घुसा ही नहीं था, बल्कि वह तो घंटी का जवाब न मिलने पर बाहर से ही रुखसत हो गया था। कैसा फंसा सजनानी? सुनील चुप रहा। फिर वह लोग यह भी सिद्ध कर पाएंगे कि जिस वक्त सजनानी मुझसे मिलने गया था उस वक्त मैं जिंदा था। कैसे? अभी तुमने फ़ोन पर मुझसे बात नहीं की। मैंने तुम्हें यह नहीं कहा था कि सजनानी मुझसे मिलने एम्बेसडर होटल आने वाला था, लेकिन आया नहीं। फिर मैंने, यानी कि आरती बाला ने मेरी आवाज़ में तुमसे यह नहीं कहा था कि सजनानी आ गया है। अब तो तुम पर आरती बाला का स्टंट खुल चुका है, वरना तुम यही गवाही नहीं देते कि जिस वक्त सजनानी मेरे फ्लैट पर पहुंचा था उस वक्त तुम मुझसे बातें कर रहे थे, अर्थात जिस वक्त सजनानी वहां पहुंचा था उस वक्त मैं जिंदा था। और उस वक्त तुम खुद बयान देते, आरती बाला बगल के बेडरूम में नशे में धुत होने का कैसा चकाचौंध कर देने वाला अभिनय किया उसने। हर काम बड़ी होशियारी के साथ किया उसने। बस एक ही जगह अपने ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास की वजह से वह मात खा गई। मुझ पर फायर करने के बाद वह यह देखने के लिए नहीं रुकी कि मैं मर गया था या नहीं। वह हाँफने लगा। अधिक बोलने की वजह से उसकी शक्ति क्षीण होने लगी थी। उसके हाथ में थमी रिवॉल्वर अब केवल दिखावा ही रह गई थी। उसको सीधा करके उसका घोड़ा दबा पाने जितनी शक्ति अब उसमें बाकी नहीं दिखाई दे रही थी। सुनील को मालूम था कि सजनानी की लिकर कैबिनेट कहाँ थी। वह वहाँ से ब्रांडी की एक बोतल निकाल लाया। उसने बोतल का ढक्कन खोला और उसे कोहली के मुंह से लगा दिया। कोहली ने कांपते कराहते 2-3 घूंट पिए। फिर उसके चेहरे की रंगत बदली और उसने सिर उठाया। उसने ऐसा क्यों किया? सुनील ने पूछा। क्यों किया उसने ऐसा? क्योंकि वह पागल हो गई है, कोहली बोला। उसके सिर पर एक बहुत बड़ी अभिनेत्री बनने का भूत सवार है। वह चाहती है कि लोग उसकी अद्भुत अभिनय क्षमता की तारीफ करें और उसे एक महान अभिनेत्री के रूप में याद करें। उसका यह अरमान लड़ाई मार धाड़ की उन सजावटी रोलों वाली फिल्मों की अभिनेत्री बने रहकर पूरा नहीं हो सकता, जिनमें कि वह आज तक दिखाई देती रही है। बड़ी अभिनेत्री बनने का जुनून उस पर इस हद तक सवार है कि वह कुछ भी करने को तैयार है। इसलिए उसने 1 लाख रुपया खर्च कर शशांक भट्टाचार्य के नए उपन्यास के सर्वाधिकार खरीदे। 1 लाख? लेकिन सजनानी तो कहता था कि मीनाक्षी ने, आरती बाला ने 1/3 हिस्सेदारी में 50,000 रुपये खर्चे थे। सारा पैसा उसी ने लगाया था। मैंने और सजनानी ने पार्टनरशिप में धन नहीं, अपनी सेवाएं लगाई थी। बड़े उस्ताद हो तुम दोनों। बहरहाल 1 लाख रुपया खर्च कर आरती बाला ने एक ऐसी पुस्तक के अधिकार खरीदे जो अभी पूरी लिखी भी नहीं गई थी और सजनानी के कथनानुसार जिसका लेखक पुस्तक पूरी लिख लेने से पहले पांडुलिपि को किसी की हवा भी नहीं लगने देना चाहता था। लेकिन सजनानी ने
आरती बाला को विश्वास दिलाया था कि उपन्यास की कथा वस्तु नायिका प्रधान थी और उसमें आरती बाला के लिए एक ऐसे महान किरदार की गुंजाइश थी जैसे मदर इंडिया में नरगिस के लिए थी या पाकीजा में मीना कुमारी के लिए थी। बहरहाल 1 लाख रुपया उस पुस्तक में लगाकर आरती बाला बड़ी खुश थी कि बहुत जल्दी उसके जीवन का एक बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला था। फिल्म उद्योग में इस प्रकार की अफवाहें बहुत जल्दी फैलती हैं। पता नहीं कैसे वहाँ भी यह अफवाहें फैल गई कि शशांक भट्टाचार्य कोई नया उपन्यास लिख रहा है जो कि बहुत जल्दी प्रकाशित होने वाला है। कोई कहता कि गुलजार ने उसे फिल्माने के अधिकार खरीद लिए हैं और वह हेमा मालिनी को लेकर उस पर फिल्म बना रहा है। कोई कहता है कि उसके अधिकार बासु चटर्जी के पास हैं और वह विद्या सिन्हा को हीरोइन ले रहा है। कोई कहता है कि फिल्म पहले बंगाली में सत्यजीत रे बना रहे हैं और हीरोइन शर्मिला टैगोर को चुना गया है। आरती बाला ये अफवाहें सुनती थी और खुश होती थी क्योंकि वह जानती थी कि माल उसका था। उस पर जब भी फिल्म बनेगी, उस पर जो भी फिल्म बनाएगा, उसकी हीरोइन आरती बाला और केवल आरती बाला होगी। फिर वह कला के ऐसे ऊंचे कीर्तिमान स्थापित करेगी कि हर तरफ से वाह 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 हो जाएगी। दर्जनों इनाम मिलेंगे उसे। वह अपनी कल्पना में अपने ड्राइंग रूम में उन तमाम ट्रॉफियों को सजी देखा करती थी जो उसे जिंदगी और मौत में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के पुरस्कार स्वरूप मिलेगी। दीवानगी की इंतहा यह थी कि उसने यह तक फैसला अभी से कर लिया हुआ था कि वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त सरकारी इनाम उर्वशी हासिल करने के लिए विज्ञान भवन नई दिल्ली के समारोह में वह कौन सी साड़ी पहनकर जाएगी। कोहली एक क्षण रुका और फिर बोला, अब तुम खुद ही सोचो। जब उसे मालूम हुआ होगा कि वह ठगी गई है, शशांक भट्टाचार्य तो खामखा उसका 1 लाख रुपया हड़प गया है। उसने तो कोई किताब लिखी ही नहीं है, शुरू तक नहीं की है, और उसकी क्या दशा हुई होगी। उसके सपनों का महल कैसे धराशायी हुआ होगा। उसे गम अपनी रकम का नहीं था। अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए वह उससे कहीं बड़ी रकम खर्चने को तैयार थी। और फिर अपना तकरीबन रुपया तो उसने तब शशांक भट्टाचार्य के फ्लैट से बरामद भी कर लिया था जब उसने उसे गोली मारी थी। सवाल तो उसकी उम्मीदों का था जिन पर पानी फिर गया था। विक्षिप्तता के इसी आलम में उसने शशांक भट्टाचार्य को शूट किया था। फिर उसने फैसला किया कि अगर शशांक भट्टाचार्य की असली पुस्तक उपलब्ध नहीं थी तो किसी और से कोई अच्छी सी कहानी लिखवाई जाए और उसे शशांक भट्टाचार्य के सिर पर थोपा जाए। सजनानी के पास यह एग्रीमेंट था कि लेखक अपनी जिंदगी और मौत नामक पुस्तक के सर्वाधिकार 1 लाख रुपए की एवज में बेच रहा था। वह एग्रीमेंट नकली किताब को भी असली बना सकता था। बहरहाल दिलीप से एक ऐसी किताब लिखवाई गई जिसमें नायिका का रोल बड़ा प्रमुख हो और बड़ा शक्तिशाली हो और उसे जिंदगी और मौत का नाम दे दिया गया। यहाँ तक तो सिलसिला ठीक चला, लेकिन फिर कबाब में हड्डी की तरह दीपा टपक पड़ी। वह मेरे पास पहुंची और मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगी। मैंने उसे वक्ती तौर पर टालने के लिए 500 रुपये दे दिए और फिर जाकर आरती बाला को बताया कि मैं जान गया था कि हकीकत में क्या हुआ था। उसके बाद तो आरती बाला का विवेक से 100% नाता टूट गया। वह अंजाम की कतई परवाह किए बिना खून खराबे पर उतारू हो गई। उसने दीपा को मार डाला। उसने मेरी हत्या करने की कोशिश की। सुनील के चेहरे के भावों को देखकर वह ठिठका। विश्वास नहीं हो रहा है? मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। सुनील उलझनपूर्ण स्वर में बोला। तो ऐसा क्यों नहीं करते हो? जाकर सीधे उसी से क्यों नहीं पूछ लेते हो कि हकीकत क्या है? मैं जरूर पूछूंगा, सुनील दृढ़ स्वर में बोला और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जरूर पूछो, लेकिन ठहरो। सुनील ठिठका। ऐसी बात पूछने के लिए उस औरत के पास खाली हाथ मत जाओ। अपनी रिवॉल्वर लेते जाओ। सुनील ने झुककर रिवॉल्वर उठा ली और बाहर की ओर चल दिया। सुनील मीनाक्षी के कमरे में दाखिल हुआ। मीनाक्षी को उसने पलंग पर उसी हालत में सोई पड़ी पाया जिसमें वह उसे छोड़कर गया था। नींद में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन सुनील को उसका वह डरावना रूप भी भुलाए नहीं भूल रहा था जो उसने थोड़ी देर पहले वन वे मिरर में से देखा था। सुनील ने आगे बढ़कर रिसीवर उठाया, लेकिन टेलीफोन के प्लंजर को दबाए रखा। उसने एक नंबर डायल किया और रिसीवर को निशब्द यथास्थान रख दिया। उसकी खोजपूर्ण निगाह
एक क्षण के लिए भी मीनाक्षी के चेहरे पर से नहीं हटी थी, लेकिन मीनाक्षी पर कोई प्रतिक्रिया हुई हो ऐसा नहीं लग रहा था। सुनील धीरे से पलंग के पायताने बैठ गया। रिवॉल्वर निकालकर उसने हाथ में ले ली। हेलो, सजनानी साहब हैं? वह यूं बोला जैसे टेलीफोन में बात कर रहा हो। ओके, उन्हें टेलीफोन पर बुलाओ, मैं होल्ड कर रहा हूँ। शायद मीनाक्षी सचमुच ही सोई पड़ी थी, क्योंकि उसकी पलक में हल्की सी भी हरकत सुनील को दिखाई नहीं दी थी। वह उसके चेहरे पर निगाहें टिकाए रहा। हेलो सजनानी, सुनील फिर टेलीफोन पर बात करने का अभिनय करता हुआ बोला। मैं सुनील बोल रहा हूँ। मैं मीनाक्षी के कमरे में से तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ। वह सोई पड़ी है। सजनानी, मैंने तुमसे एक बड़ी ज़रूरी बात करनी है। कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरी समझ में नहीं आ रही और मेरा दिमाग भन्नाए दे रही हैं। सजनानी, सच सच बताओ, क्या यह संभव हो सकता है कि मीनाक्षी ने शशांक भट्टाचार्य की हत्या की हो? क्या वह दीपा की हत्यारी हो सकती है? क्या यह संभव हो सकता है कि कोहली की हत्या का प्रयत्न उसने किया हो? सुनील एक क्षण ठिठका और फिर बोला, बात यह है सजनानी कि मेरी अभी अभी कोहली से बात हुई। इस वक्त वह तुम्हारे कमरे में मौजूद है और बड़ी खस्ता हालत में है। बेचारे के कंधे पर गोली लगी है। वह कहता है उसे मीनाक्षी ने गोली मारी है। उसने मीनाक्षी को अपने पर गोली चलाते साफ देखा था। वह कहता है कि शशांक भट्टाचार्य और दीपा की हत्याएं भी मीनाक्षी ने ही की है। मुझे तो उसकी बात में बहुत दम लग रहा है। क्या पता उस रोज तुम्हारी कॉकटेल पार्टी में दीपा मीनाक्षी के बुलावे पर आई हो और उसी ने दीपा को शराब में कोई घातक नशीली चीज मिलाकर पिलाई हो। मीनाक्षी की पलकें फड़फड़ाई। उसने धीरे से आंखें खोली। उसने देखा कि सुनील के हाथ में टेलीफोन नहीं, रिवॉल्वर थी। उसने हैरानी से गर्दन घुमाकर टेलीफोन की तरफ देखा और फिर उसकी निगाहें सुनील पर आकर टिक गई। उसके चेहरे से क्षणिक हैरानी के भाव गायब हो गए और वह निर्विकार भाव से सुनील को देखने लगी। सुनील पूर्वतः यूं बोलता रहा जैसे टेलीफोन पर सजनानी से बात कर रहा हो। मीनाक्षी का ख्याल था कि उस नशीली शराब को पीकर दीपा की तबीयत खराब होने लगेगी और वह अपने घर चली जाएगी। वहां नींद में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। बाद में तफ्तीश पर शायद यही पता चलता कि उसने अनजाने में या आत्महत्या करने की नीयत से जानबूझकर जरूरत से ज़्यादा मात्रा में नींद की गोलियां खा ली थी और मर गई थी। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरी दीपा पर निगाह पड़ गई और फिर मेरी वजह से उसकी जान बच गई। सुनील एक क्षण फिर ठिठका। उसकी निगाहें मीनाक्षी से मिली। उसके होठों पर एक क्षीण सी मुस्कुराहट उभरी और वह फिर बोला, लेकिन मीनाक्षी इतनी आसानी से दीपा का पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। वह हमारा पीछा करती करती ऊपर पहुंच गई। फिर उसने कोहली की आवाज़ में मुझे टेलीफोन किया। मुझे खुशी है कि जिस वक्त वह कोहली की आवाज़ की नकल कर रही थी उस वक्त मैंने उसकी सूरत नहीं देखी। उस आवाज़ की नकल उतारने की कोशिश में उसे अपने चेहरे और गर्दन की नसों के साथ इतनी खींचातानी करनी पड़ती है कि वह निहायत बदसूरत लगने लगती है। जरा ठहरो, मैं सिगरेट सुलगा लूँ। सुनील ने रिवॉल्वर का रुख बिना मीनाक्षी की तरफ से हटाए अपनी जेब से अपनी लकी स्ट्राइक का पैकेट निकाला। उसने उसमें से झटक कर 2 सिगरेट निकाले, दोनों को होठों में लगाकर सुलगाया और एक मीनाक्षी की तरफ बढ़ा दिया। मीनाक्षी ने चुपचाप सिगरेट ले लिया। सुनील ने सिगरेट का एक लंबा कश लगाया और फिर बोला, मैं जब तीसरी मंजिल वाले उस कमरे से बाहर निकला तो उसने दबे पांव मेरे पीछे आकर मेरी खोपड़ी पर प्रहार कर दिया, लेकिन उस वक्त वह दीपा की हत्या करने में सफल नहीं हो सकी। उस वक्त किसी प्रकार, पता नहीं कैसे, दीपा उसके चंगुल से बच गई थी। जब मीनाक्षी ने मेरी खोपड़ी पर प्रहार किया था तब मैं उसे देख नहीं पाया था, ना ही मैं उसे तब देख पाया था जब वह खेल के लिए बत्तियां बुझाई जा चुकने के बाद चुपचाप मेरे और दीपा के पीछे नीचे पहुंच गई थी और उसने शक्तिशाली टॉर्च की रोशनी हम दोनों पर डाली थी। तब भी वह कोहली की आवाज़ में मुझसे संबोधित हुई थी। उसके बाद मीनाक्षी ने बड़ा लाजवाब ड्रामा किया था और उस ड्रामे ने मुझे पूरी तरह बेवकूफ़ बना दिया था। उसने टॉर्च को बंद करके खुद ही फर्श पर फेंक दिया था और किसी भारी चीज़ से दीपा की खोपड़ी पर प्रहार करके उसका काम तमाम कर दिया था। अंधकार में मैं समझा था कि किसी ने आक्रमण टॉर्च वाले पर किया था। टॉर्च उसने अपने हाथ से गिराई ही इस प्रकार थी।
फिर अंधकार में एक कोमल हाथ पर पड़ा। मैंने स्वाभाविक था कि उसे दीपा का हाथ समझा, क्योंकि कोई और स्त्री तो मेरी निगाहों में वहां हो ही नहीं सकती थी। और उसके साथ अंधकार में एक और भाग निकला। बत्तियां जल उठने के बाद मैंने देखा कि मेरे हाथ में दीपा का नहीं, मीनाक्षी का हाथ था। तब मीनाक्षी ने मुझे यह कहानी सुना दी कि उस फर्जी टॉर्च वाले पर उसने मेरी खातिर पीछे से फूलदान लेकर आक्रमण कर दिया था। क्या कहा? उसने लाश को पहले दरवाजे के पास और फिर सीढ़ियों के पास कैसे पहुंचाया था? सजनानी, तुम्हारे इस सवाल का तो मेरे पास बड़ा सीधा साधा जवाब है। लाश को दरवाजे के पास पहुंचाने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि जिस वक्त मीनाक्षी ने दीपा पर आक्रमण किया था उस वक्त हम खड़े ही दरवाजे के पास हुए थे। दीपा वहीं मरकर गिर गई थी। अब सवाल यह पैदा होता है कि लाश दरवाजे के पास से हटकर सीढ़ियों के पास कैसे पहुंची? किसने पहुंचाई? कम से कम मीनाक्षी ने नहीं पहुंचाई। वह तो खुद हैरान है कि लाश सीढ़ियों के पास कैसे पहुंच गई। सजनानी, लाश कहाँ बरामद होती है इससे मीनाक्षी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन तुम्हें फर्क पड़ता था। तुम नहीं चाहते थे कि तुम्हारी पार्टी में कोई स्कैंडल खड़ा हो, पुलिस आए और लोगों के लिए असुविधा का कारण बने। और फिर मरने वाली तुम्हारी कोई सम्मानित अतिथि नहीं, एक मामूली कॉल गर्ल थी। इसलिए इस तथ्य को छुपाने के लिए कि वहाँ कोई हत्या हुई थी, तुमने, सुन रहे हो सजनानी, तुमने लाश को दरवाजे के पास से हटाकर सीढ़ियों के पास डाल दिया, ताकि बाद में यह समझा जाए कि वह अंधकार में दुर्घटनावश सीढ़ियों से गिरकर मर गई थी। मीनाक्षी के चेहरे पर अब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। वह चुपचाप लेटी सिगरेट के कश लगा रही थी। अच्छा सजनानी, सुनील बोला, अब मैं टेलीफोन बंद कर रहा हूँ, बाकी बातें फिर होंगी। मीनाक्षी पलंग पर उठकर बैठ गई। सिगरेट उसने मेज पर पड़ी ऐश ट्रे में झोंक दिया। हेलो डार्लिंग, सुनील मीठे स्वर में बोला। नींद कैसी आई? अच्छी, वह बोली। मुझे अफसोस है मैंने तुम्हारी नींद में खलल डाला। कोई बात नहीं। तुमने सुना मैंने सजनानी से क्या कहा? सुना, लेकिन जो कुछ तुमने कहा सजनानी से नहीं कहा, मुझे सुनाने के लिए कहा है। इतना पाखंड क्यों? मैंने जो कहा वह सच है। तुम काफ़ी कुछ जानते हो, लेकिन सब कुछ नहीं जानते हो। मसलन क्या नहीं जानता मैं? पहले एक बात बताओ। पूछो। तुम मेरी मदद करोगे? कैसी मदद? इतने भोले मत बनो। तुम खूब जानते हो मैं तुमसे कैसी मदद मांग रही हूँ। मैं कैसे कर सकता हूँ तुम्हारी मदद? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं अपराधी की मदद करना अपराध होता है, लेकिन मैं मजबूर थी। कोहली और सजनानी ने मुझे अपने जाल में फंसाया हुआ था। उन्होंने मुझे हर बात में धोखा दिया था। मैं बहुत परेशानी की हालत में थी, लेकिन सुनील, शशांक भट्टाचार्य दुर्घटनावश ही मरा था। मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि उसकी मौत के वक्त मैं वहाँ थी। मेरी उससे बहुत तू मैं भी हुई थी। उसी तकरारबाजी में मुझे इतना गुस्सा चढ़ गया था कि मैं उस पर झपट पड़ी थी और उस पर घूंसी थप्पड़ बरसाने लगी थी। वह हाथ में अपनी राइफल लिए बैठा था और उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था। यह शायद उसे मालूम नहीं था कि राइफल भरी हुई थी। वह नशे में था और ऊपर से बड़े अप्रत्याशित ढंग से मैं उस पर झपट पड़ी थी। उसी आपाधापी में उसकी उंगली ट्रिगर पर पड़ गई और गोली चल गई। सुनील, मैंने नहीं मारा था उसे, वह दुर्घटनावश ही मरा था। सुनील चुप रहा। सुनील, वह व्यग्र स्वर में बोली, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं अपनी मोहब्बत का वास्ता देकर तुमसे पूछ रही हूँ, सच सच बताओ, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास हुआ या नहीं? नहीं, सुनील इनकार में सिर हिलाता हुआ बोला। कहानी अच्छी है, लेकिन विश्वसनीय नहीं। दीपा ने सजनानी को जो कुछ बताया था, मुझे उस पर ज़्यादा विश्वास है। उसके कथनानुसार उसने तुम्हारे आने की आवाज़ सुनी थी। उसने तुम्हारे शशांक भट्टाचार्य से झगड़ने की आवाज़ें सुनी थी। फिर उसने दोबारा घंटी बजने की आवाज़ सुनी थी और कोहली भीतर आया था। फिर उसने कोहली को शशांक भट्टाचार्य को धमकाते सुना था। फिर उसने एकाएक तुम्हारे चीखने की आवाज़ें सुनी थी। तुम कह रही थी, ऐसा ना करना कोहली साहब, ऐसा ना करना। फिर उसने गोली चलने की आवाज़ सुनी थी। दीपा ने जो सुना था सच सच बयान किया था, लेकिन समस्या यह है कि उसने सब कुछ सुना ही सुना था, देखा कुछ नहीं था। अगर उसने सब कुछ देखा होता तो उसका बयान कुछ और होता। जैसे वह बताती कि तुम शशांक भट्टाचार्य पर
खाली हाथ नहीं झपटी थी। गुस्से के उस आलम में तुमने कोई वजनी चीज उठाई थी और उससे शशांक भट्टाचार्य पर आक्रमण किया था, ना कि घूंसे थप्पड़ों से। तुम्हारे उस आक्रमण के परिणाम स्वरूप वह मर गया था। उसको मरा देखकर तुम्हारे होश ठिकाने आए थे। तभी शायद तुम्हें यह एहसास हुआ था कि फ्लैट में कोई और भी था। तब अपने बचाव के लिए तुमने आनन फानन बड़ी शानदार स्कीम सोच निकाली थी। मेरे ख्याल से तुमने चुपचाप बाहर जाकर फिर से कॉल बेल बजाई, फ्लैट में फिर दाखिल हुई और फिर तुमने कोहली के स्वर में बोलना आरंभ कर दिया। तुमने यह प्रकट किया कि दूसरी बार कॉल बेल बजने पर कोहली वहां आया था और फ्लैट में जो तीसरा शख्स मौजूद था, मेरे ख्याल से उस वक्त तुम्हें यह मालूम नहीं था कि वह दीपा थी। उसको सुनाने के लिए तुमने अपनी आवाज़ में कहना शुरू कर दिया, ऐसा न करना कोहली साहब, ऐसा न करना। फिर तुमने शशांक भट्टाचार्य की राइफल उठाई और उसे शूट कर दिया। बाथरूम में छुपी दीपा ने यही समझा कि तुम्हारे लाख मना करने पर भी कोहली हत्या करने से बाज नहीं आया था। इस प्रकार तुमने शशांक भट्टाचार्य के कत्ल का इल्जाम कोहली पर थोपने की स्टेज तैयार कर दी। मीनाक्षी चुप रही। तुम्हें खबर कैसे लगी थी कि फ्लैट में कोई और भी था? सुनील ने पूछा। मुझे शुरू से ही मालूम था, वह धीरे से बोली। फ्लैट में दाखिल होने से पहले मैं कम से कम 10 मिनट बाहर खड़ी आहट लेती रही थी। मैंने भीतर से आती एक लड़की की आवाज़ सुनी थी। मुझे फ्लैट में दाखिल होने से पहले ही मालूम था कि शशांक भट्टाचार्य के साथ भीतर कोई था, लेकिन उस वक्त मुझे यह नहीं मालूम था कि वह दीपा थी। शशांक भट्टाचार्य के कत्ल की जो कहानी मैंने तुम्हें सुनाई है वह सच है? हाँ, लेकिन मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मेरा उसे मार डालने का इरादा नहीं था। वह बूढ़ा था, बीमार था और बेहद नशे में था। गुस्से में मैं उसके सिर पर एक बोतल मार बैठी थी, जिसकी वजह से वह मर गया था। अगर वह नॉर्मल इंसान होता तो केवल एक बोतल के प्रहार से हरगिज न मरता। फिर मैं भयभीत हो उठी। मुझे अपनी जान की फिक्र पड़ गई और फिर अपनी जान बचाने के लिए मैंने वह ड्रामा किया जो तुमने अभी बयान किया है। लेकिन मेरा उसको मारने का इरादा नहीं था। मैं क्रोध में पागल हो उठी थी, अपना विवेक खो बैठी थी, लेकिन फिर भी मैं उसकी हत्या नहीं करना चाहती थी। वह मर गया, यह एक इत्तेफाक था, एक दर्दनाक दुर्घटना थी। तुम सुन रहे हो सुनील? वह दुर्घटनावश मरा था। तुम्हें विश्वास है ना मेरी बात पर? मुझे नहीं मालूम, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं किस बात पर विश्वास करूं और किस बात पर ना विश्वास करूं। लेकिन तुम्हें इतना तो विश्वास है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मुझे नहीं मालूम, क्या यह सच है? आजमा कर देख लो। पहले सारी बात सुनाओ। चलो, मान लिया कि शशांक भट्टाचार्य को कत्ल करने का तुम्हारा कोई इरादा नहीं था, लेकिन दीपा के बारे में क्या कहती हो? क्या वह भी दुर्घटनावश मरी थी? क्या कोहली को भी गोली दुर्घटनावश लगी थी? कोहली ने तुमसे जो कुछ कहा है सरासर झूठ कहा है। सुनील, उसी ने दीपा की हत्या की थी। दीपा उसे ब्लैकमेल कर रही थी। कोहली का उससे पीछा छुड़ाना जरूरी था। तुमने कोहली पर गोली नहीं चलाई थी? हाँ, यह गलती मुझसे हुई है, लेकिन वह भी मेरी मजबूरी थी। कोहली हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा हुआ था। आज तक उसने मुझ पर जो मेहरबानियाँ की थी वह उनका सिला चाहता था, और वह सिला यह था कि मैं उससे शादी कर लूँ। वह दादा किस्म का आदमी है, लेकिन फिर भी मैं उससे शादी करने को तैयार हो गई थी। लेकिन फिर एकाएक फिर तुमसे मुलाकात हो गई और ना जाने क्यों मेरा कोहली से शादी करने का इरादा डामाडोल होने लगा। आज मैं उसके फ्लैट पर उसे यही कहने गई थी कि मैं उससे शादी नहीं कर सकती। आई सी। सुनील, शायद तुम मुझे एहसान फरामोश समझो। शायद तुम समझो कि मैं उस आदमी के साथ दगाबाजी कर रही थी जिसने, मैं खुद स्वीकार करती हूँ, मुझे बनाया था। लेकिन सुनील, जिस धंधे में मैं हूँ उसका यही दस्तूर है। सफलता हासिल करने के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है, मक्कारी भी दिखानी पड़ती है, धोखा भी देना पड़ता है। फिल्म उद्योग वह जंगल है जहाँ दोस्तों की पीठ में छुरा भोंकना पड़ता है और दुश्मनों का बिस्तर गर्म करना पड़ता है। यहाँ मुलाहजों और भावनाओं से काम लेकर कभी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। यहाँ कोई किसी की तरक्की देखकर खुश नहीं होता। यहाँ आपसे ऊपर वाले अपना स्थान सुरक्षित रखने के लिए आपको नीचे धकेलने की कोशिश करते हैं, और आपसे नीचे वाले आपको वापस खींचकर अपने से नीचे पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सुनील,
यही इस धंधे का दस्तूर है और ऐसी ही जिंदगी मैं पिछले 5 साल से जी रही हूँ। सुनील चुप रहा। मैंने कोहली से कहा कि मैं उससे शादी नहीं करूँगी। उत्तर में वह बोला कि शादी मुझे करनी पड़ेगी, नहीं करूँगी तो वह शशांक भट्टाचार्य के नाम थोपी जाने वाली नकली किताब की पोल खोल देगा और फिर मेरा अरमान कभी पूरा नहीं होगा। वह बहुत बड़ा दादा है सुनील। वह न केवल मेरा करियर बर्बाद कर सकता है बल्कि वह मेरा कत्ल भी करवा सकता है। मैं उससे भयभीत थी। मैंने इस नियत से उस पर गोली चलाई थी कि इससे पहले वह मेरा कोई अहित करे क्यों ना मैं ही उसका काम तमाम कर दूं। मैं समझ रही थी कि मैंने उसका काम तमाम कर दिया है, लेकिन अब तुमसे मालूम हो रहा है कि वह जिंदा है। काश वह मर चुका होता। सुनील चुप रहा। वह धीरे से उठकर खड़ी हो गई। कंबल एक और जा गिरा। सुनील ने देखा वह ड्रेसिंग गाउन भी नहीं पहने थी। वह धीरे से उठकर खड़ी हो गई। कैसी लग रही हूँ? वह मादक स्वर में बोली। बहुत खूबसूरत। सुनील के मुंह से निकला। बहुत दिलकश। विश्वामित्र की तपस्या क्या तुम्ही ने भंग की थी? वह हौले से हंसी और बोली, सुनील मैं तुम्हारी हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं हमेशा तुमसे मोहब्बत करती थी। तुम्हें देखकर मेरी सोई हुई मोहब्बत फिर से जाग उठी थी। सुनील मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने कोई पाप नहीं किया। तुम्हें मेरी बात पर विश्वास है ना? कह दो कि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास है। कह दो कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो। मुझे नहीं मालूम। सुनील नर्वस भाव से बोला। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? मैं समझाती हूँ। अभी तुम जान जाओगी कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है या नहीं। वह आगे बढ़ी। सुनील हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ। छोड़ो छोड़ो। सुनील उसकी पकड़ में छटपटाता हुआ बोला। उसने बलपूर्वक मीनाक्षी को अपने से अलग किया। सुनील, वह तीव्र विरोधपूर्ण स्वर में बोली। 1 मिनट ठहरो। सुनील बोला। उसने रिवॉल्वर मेज पर रख दी और एक कुर्सी उठा ली। कुर्सी को पीठ की तरफ से उठाए वह विशाल शीशे के पास पहुंचा। उसने कुर्सी को पूरी शक्ति से शीशे पर फेंक मारा। जोर की झनझनाहट हुई और शीशा हजारों टुकड़ों में विभक्त होकर बिखर गया। शीशे के स्थान पर अब सजनानी के कमरे में लगी विशाल ऑयल पेंटिंग की पीठ दिखाई देने लगी। फिर थोड़ी सी मेहनत के बाद सुनील ने वह माइक्रोफोन भी तलाश कर लिया जो उस कमरे की आवाज़ें सजनानी के कमरे में प्रसारित करता था। उसने तारें काट दी और माइक्रोफोन को उखाड़कर एक तरफ फेंक दिया। मीनाक्षी हैरानी से उसे देख रही थी। इस कमरे में होती हर हरकत को सुनील ने समझाया। बगल के कमरे में देखा सुना जा सकता है। ओह, मीनाक्षी यूं बोली जैसे बात उसकी समझ में आ गई हो। ओह, और वह फिर सुनील की बाहों में आ गई। ठहरो। सुनील आश्वासनपूर्ण स्वर में बोला। जल्दी क्या है? पहले सुन लो तुम्हारे बचाव के लिए मैंने क्या योजना बनाई है। मीनाक्षी उससे अलग हटी। अपनी ड्रेसिंग गाउन पहन लो और यहाँ मेरे सामने बैठ जाओ। मीनाक्षी ने आज्ञा का पालन किया। सुनो, सुनील बोला। शशांक भट्टाचार्य का केस दुर्घटनावश हुई मौत के रूप में क्लोज हो चुका है। उसकी मौत में तुम्हारा कोई हाथ था, यह बात केवल दीपा जानती थी और वह भी मर चुकी है। बाकी रह गया कोहली। वह बगल के कमरे में बहुत खस्ता हालत में पड़ा है और मुझे लगता है वह बचेगा नहीं। अस्पताल में पड़ा रहता तो शायद बच जाता। आज उसके फ्लैट पर मैं भी गया था। वहाँ से मेरी उंगलियों के निशान भी बरामद हो सकते हैं। मेरी योजना यह है कि मैं पुलिस के पास जाऊंगा और कहूंगा कि कोहली को मैंने शूट किया था। पुलिस को यह जानते देर नहीं लगेगी कि वह एक दादा है और पहले भी कत्ल के इल्जाम में जेल की हवा खा चुका है। पुलिस को यह भी खबर लग जाएगी कि मेरे फ्लैट का सत्यानाश और मेरी पिटाई कोहली के आदमियों ने उसी के निर्देश पर की थी। मैं उसके पास गया। मैंने उसे यह बताया कि मैं तुमसे शादी करने जा रहा था और अगर उसने उस शादी में कोई अड़ंगा लगाने की कोशिश की तो मैं उसे अपने पर आक्रमण करवाने के इल्जाम में गिरफ्तार करवा दूंगा। वह आग बबूला हो उठा और रिवॉल्वर निकालकर मुझे धमकाने लगा। मैं उस पर झपट पड़ा। उसी छीना झपटी में रिवॉल्वर चल गई और उसे गोली लग गई। पुलिस इस कहानी पर ज़रूर विश्वास कर लेगी। अव्वल तो मुझ पर मुकदमा चलेगा ही नहीं और अगर चला तो मैं साफ बरी हो जाऊंगा। ओके? लेकिन मीनाक्षी मंत्रमुग्ध स्वर में बोली। कोहली का क्या होगा? अगर वह ना मरा तो वह कहेगा नहीं कि तुम्हारी कहानी झूठी है। उस पर गोली तुमने नहीं, मैंने चलाई थी। वह नहीं मरेगा तो मैं उसे मार दूंगा। तुम उसकी चिंता मत करो।
यह सब तुम मेरी खातिर करोगे? हमारी खातिर, हमारे प्यार की खातिर। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? मुझे सारी कहानी सविस्तार सुनाओ, कोई बात रह नहीं जानी चाहिए। जब मैं तुम्हारे लिए इतना बड़ा कदम उठा रहा हूँ तो कम से कम मुझे हकीकत की तो जानकारी होनी चाहिए। आदमी जब तथ्यों को पूरी तरह नहीं जानता, जब वह अंधेरे में रहकर काम करता है, तो बहुत गलतियाँ हो जाने की संभावना हो जाती हैं। मैं नहीं चाहता कि तथ्यों की पूरी जानकारी न होने के कारण हमसे कोई गलती हो और बाद में लेने के देने पड़ जाए। मीनाक्षी हिचकिचाई। ओह कम ऑन, सुनील बोला। तुम क्या जानना चाहते हो? पहले तो यह बताओ कि जब शशांक भट्टाचार्य के किसी नए उपन्यास का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो दीपा उसको छपवाने की ऑफर लेकर हमारे दफ्तर में कैसे पहुंच गई? और तुम्हारी जानकारी के लिए, जो स्क्रिप्ट वह हमें 50,000 रुपये में बेचना चाहती थी, उसका पहला पृष्ठ उसने मुझे दिखाया था और वह पृष्ठ अभी भी मेरे पास सुरक्षित है। हमने उस पृष्ठ को बहुत ठोक बजाकर देखा था। वह असली माल था और निश्चय ही शशांक भट्टाचार्य की किसी अप्रकाशित स्क्रिप्ट का पृष्ठ था। दीपा ने दावा किया था कि वैसे ही और 274 पृष्ठ उसके पास थे। इन बातों से साफ जाहिर होता है कि शशांक भट्टाचार्य की किसी नई स्क्रिप्ट का अस्तित्व जरूर है, जबकि हर कोई, तुम भी, सजनानी भी, यह जाहिर करने की कोशिश कर रहा है कि शशांक भट्टाचार्य चरित्रहीन और विलासी व्यक्ति जरूर था, लेकिन वह बेईमान और कमीना नहीं था। आखिर वह साहित्यकार था। अगर उसने आप लोगों से कोई पैसा लिया था तो किसी माल की एवज में ही लिया होगा। ज़रूर वह कुछ लिख रहा होगा। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि क्या शशांक भट्टाचार्य की किसी असली स्क्रिप्ट का कोई अस्तित्व है? उत्तर में मीनाक्षी अपने स्थान से उठी। ड्रेसिंग गाउन की एक जेब में से उसने एक चाबी निकाली। उसकी सहायता से उसने एक मेज का दराज खोला। उसमें से टाइप किए हुए गुलाबी कागजों का एक पुलंदा निकाला। उसने वह पुलंदा लाकर सुनील के सामने रख दिया। सुनील ने बड़ी व्यग्रता से वह पुलंदा उठाया। वे क्रमवार लगे हुए 275 पृष्ठ तक कागज थे। केवल पहला पृष्ठ उसमें नहीं था। पुलंदे का जो सबसे ऊपर का कागज था, उस पर नंबर 2 पड़ा हुआ था। उसने देखा कि आखिरी पृष्ठ पर शशांक भट्टाचार्य के हस्ताक्षर भी थे। निश्चय ही वही वह स्क्रिप्ट थी जिसका सौदा दीपा ब्लास्ट से करना चाहती थी और जिसका पहला पृष्ठ वह सुनील के पास छोड़ गई थी। यह सुनील के मुंह से निकला। यह मीनाक्षी ने पुलंदा उसके हाथ से ले लिया और बोली, शशांक भट्टाचार्य के आखिरी अप्रकाशित उपन्यास की इस संसार में उपलब्ध यह इकलौती प्रति है। शशांक भट्टाचार्य ने 2 प्रतियां टाइप की थी। एक मैं ले आई थी और दूसरी दीपा के हाथ में पड़ गई थी। उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि स्क्रिप्ट की 2 प्रतियां थी। मैं समझी थी कि स्क्रिप्ट की एक ही प्रति थी और वह मेरे पास थी। फिर तुम्हें पता कैसे लगा कि दूसरी प्रति दीपा ले गई थी? खुद उसी ने मुझे बताया था। यह प्रति जिसका पहला पृष्ठ गायब है, दीपा वाली है। यह मैंने उससे 15,000 रुपये में खरीदी थी। अब यही इकलौती उपलब्ध स्क्रिप्ट है। तुम्हारे वाली प्रति कहाँ गई? मैंने उसे नष्ट कर दिया। नष्ट कर दिया? हाँ, जलाकर राख कर दिया। क्यों? मुझे एक सिगरेट दो। सुनील ने पैकेट और लाइटर उसकी तरफ बढ़ा दिया। मीनाक्षी ने एक सिगरेट सुलगाया और लाइटर को अपने हाथों में उछालने लगी। जवाब दो, जब तुम्हारे पास स्क्रिप्ट की एक प्रति थी तो तुम्हें दूसरी प्रति खरीदने की क्या जरूरत पड़ी थी? और तुमने अपने वाली प्रति को नष्ट क्यों कर दिया? क्योंकि मेरे कर्म फूट गए थे। एकाएक मीनाक्षी वितृष्णापूर्ण स्वर में बोली, क्योंकि तकदीर ने मेरे साथ बड़ा भारी मजाक किया था। एक ऐसा मजाक जिसने मेरे सपनों के महल को धराशायी कर दिया था। बात क्या थी? शशांक भट्टाचार्य का नया उपन्यास जिंदगी और मौत, जिसके दम पर मैं एक बहुत बड़ी स्टार बनने के सपने देख रही थी, एक युद्ध कथा थी। वह बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम को पृष्ठभूमि बनाकर लिखा गया उपन्यास था, जिसमें कोई स्त्री पात्र ही नहीं था। उस उपन्यास में हीरोइन के छोटे से छोटे रोल की भी गुंजाइश नहीं थी। उस उपन्यास में सभी पुरुष पात्र थे। नाम को भी किसी औरत का जिक्र नहीं था उसमें। एकाएक मीनाक्षी की आंखों में आंसू भर आए। सुनील मंत्रमुग्ध सा उसे देखता रहा। उस उपन्यास के सर्वाधिकार खरीदने के लिए मैंने पैसा लगाया। थोड़ी देर बाद वह भर्राए स्वर में बोली, इतने फसाद किए, अपनी इतनी उम्मीदें, इतने अरमान
भविष्य के इतने सुंदर सपने उस उपन्यास के साथ जोड़े और वह उपन्यास मेरे किसी काम का ना निकला। ओह, सुनील बोला, तो असल में दिलीप से नकली उपन्यास इसलिए लिखवाया गया था क्योंकि असली उपन्यास तुम्हारे किसी काम का नहीं था, ना कि इसलिए कि असली उपन्यास का अस्तित्व ही नहीं था। हाँ, और दिलीप ने वह उपन्यास लिखा ही इस निगाह से है कि उसमें हीरोइन के रोल की तगड़ी गुंजाइश हो। उसने जो उपन्यास लिखा है उस पर नायिका प्रधान फिल्म बनेगी और वह नायिका होगी आरती बाला। असली उपन्यास की एक कॉपी से मैं पीछा छुड़ा चुकी हूँ और अभी इस दूसरी का भी काम तमाम करती हूँ। इससे पहले कि सुनील उसका मंतव्य समझ पाता, उसने गुलाबी कागजों का पुलंदा उठाया और लाइटर जलाकर उसकी लौ कागजों के निचले भाग के साथ छुआ दी। कागज जलने लगे। हे भगवान, सुनील बोला, यह क्या कर रही हो? रुक जाओ, मत जलाओ इन्हें। एकाएक मीनाक्षी विक्षिप्तों की तरह हंसने लगी। यह मेरी मिल्कियत है, वह अट्टहास करती हुई बोली। इसे मैंने नगद पैसे देकर खरीदा है, मैं इसका जो अंजाम चाहूँ कर सकती हूँ। सुनील उस पर झपटा, लेकिन मीनाक्षी ने बड़ी फुर्ती से उसे परे धकेल दिया। तब तक कागज धू धू करके जलने लगे थे। मीनाक्षी ने उन्हें फर्श पर डाल दिया। सुनील कागजों की तरफ झपटा। वह उन्हें थपक थपक कर बुझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कागज न बुझ पाए, उल्टे उसके हाथ जलने लगे। कोशिश बेकार है, मीनाक्षी कठोर स्वर में बोली, खामखा अपने हाथ फूंक लोगे। सुनील ने सिर उठाया। वह सकपका गया। उसकी रिवॉल्वर अब मीनाक्षी के हाथ में थी और उसकी नाल सुनील की तरफ झांक रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा वहशियों जैसा भाव तैर रहा था। वह क्या गा रहा था? चौंदवी का चांद में, वह बोली, बेदर्द मेरे सैया शबनम है कभी शोले, अंदर से बड़े जालिम बाहर से बड़े भोले। तुम्हारे लिए तो इससे उलट कहना होगा, बाहर से बड़े जालिम अंदर से बड़े भोले। जाहिर यह करते थे कि मेरा जादू तुम पर नहीं चल सकता। जरा जलाल दिखाया तो मेरी खातिर कत्ल का इल्जाम अपने सिर लेने को तैयार हो गए। पागल हो गई हो क्या? सुनील के होठों पर एक विशैली मुस्कुराहट उभरी। मैं तुम्हारे जैसी औरतों की जात पहचानता हूँ। तुम्हारे जैसी औरत की खातिर मैं कत्ल का इल्जाम अपने सिर लूँगा? तुम्हारे जैसी दगाबाजी, फरेबी और हरजाई औरत के तो जले पर नमक न छिड़कूं मैं। अगर मैं तुम्हें यूं न बहलाता तो क्या तुम मुझे असली बात बताती? यू सन ऑफ अ बिच, वह गुर्राई। ओ नो, हाउ कैन आई बी योर सन? आई एम एल्डर देन यू, यू बास्टर्ड। तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है, जैसे शशांक भट्टाचार्य की मौत तुम्हारे ही हाथों लिखी थी। हाँ, मैंने मारा था उसे, जानबूझकर, दुर्घटनावश नहीं मरा था वह। जब उसने मुझे बताया था कि उसके उपन्यास में कोई स्त्री पात्र ही नहीं था तो मैं क्रोध में पागल हो उठी थी और मैंने उसकी हत्या कर दी थी। उस हरामजादे ने जानबूझकर मुझे धोखे में रखा था। और दीपा को क्यों मारा तुमने? स्क्रिप्ट की दूसरी प्रति तो तुम उससे खरीद चुकी थी, लेकिन वह वास्तविक स्क्रिप्ट के अस्तित्व को जानती थी। बाद में दिलीप वाले स्क्रिप्ट सामने आने पर वह यह जाहिर कर सकती थी कि वह नकली थी और फिर वह शशांक भट्टाचार्य की मौत के समय की घटनाओं की शहादत थी। उसकी मौत जरूरी थी और अब तुम भी तैयार हो जाओ। तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? क्योंकि तुम मेरा राज जान गए हो। तुम मेरे लिए भारी खतरा बन सकते हो। अभी तो तुम मुझसे मोहब्बत जता रही थी, मुझ पर निसार हुई जा रही थी। शट अप। भगवान को मानते हो तो उसे याद कर लो, तुम्हारा अंत आ गया है। सुना है मौत से पहले भगवान का नाम लेने से आत्मा दोजख की आग में झुलसने से बच जाती है। वल्लाह, क्या नज़ारा है, कितना प्यारा सीन है। सुनील और मीनाक्षी दोनों चौंक कर आवाज़ की दिशा में घूमे। ऑयल पेंटिंग निशब्द अपने स्थान से हट गई थी और अब शीशे के टूटे हुए टुकड़ों के बीच हाथ में रिवॉल्वर लिए सजनानी खड़ा था। जाने मन, सजनानी मीठे स्वर में बोला, रिवॉल्वर हाथ से गिराती हो या मैं गोली चलाऊं? मीनाक्षी कुछ क्षण अपलक सजनानी की तरफ देखती रही। फिर सजनानी को जो कुछ वह कह रहा था उसे कर दिखाने को दृढ़ प्रतिज्ञ पाकर उसने रिवॉल्वर हाथ से निकल जाने दी। उसकी आंखों में गहरी निराशा और चेहरे पर हार के भाव प्रकट हुए। एकाएक वह एक बेहद उजड़ी हुई और वीरान सी औरत लगने लगी। उसका ड्रेसिंग गाउन आगे से खुल गया था और उसे उसकी खबर ही नहीं थी। ऐन मौके पर पहुंचने के लिए धन्यवाद, सुनील बोला। मैं हमेशा ऐन मौके पर पहुंचता हूं।
सजनानी बोला, तुम मुझे अपना यार समझो या ना समझो, लेकिन मैं तो समझता हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने तुम्हें गलत समझा। नेवर माइंड, लेकिन मेरी जान बचाने को ही तुम ऐन मौके पर पहुंचे। शशांक भट्टाचार्य की दुर्लभ स्क्रिप्ट की जान बचाने को न पहुंच पाए तुम। इस सिरफिरी औरत ने मेरी आंखों के सामने उस स्क्रिप्ट को आग लगा दी। ओह, सुनील ने अपना सिगरेट का पैकेट और लाइटर उठाया। उसने एक सिगरेट सुलगाया और दोनों चीजें जेब में डाल ली। लाइटर जेब में टन से किसी चीज से टकराया। सुनील ने जेब में हाथ डाला, उसके हाथ में कोई चीज लगी। उसने उसे बाहर निकाला। वह दीपा की लिपस्टिक थी जो अभी भी उसकी जेब में मौजूद थी। यह लो। सुनील लिपस्टिक मीनाक्षी की ओर बढ़ाता हुआ बोला, तुम्हारे होठ कागज की तरह सफेद लग रहे हैं, जरा रंग रोगन थोप लो। आखिर अखबार में तुम्हारी तस्वीर छपनी है। इतनी सुंदर अभिनेत्री की अगर इतनी उजड़ी हुई तस्वीर छपेगी तो तुम्हारे चाहने वालों को ठेस पहुंचेगी। लो, पकड़ो। सुनील लिपस्टिक मीनाक्षी की तरफ उछालने ही लगा था कि एकाएक वह ठिठक गया। उसने बड़ी गौर से लिपस्टिक बाहर निकाली। उसने अनुभव किया कि लिपस्टिक छोटी थी, लेकिन खोल बहुत बड़ा था और लिपस्टिक लग भी अभी नई रही थी, अर्थात वह अधिक इस्तेमाल की वजह से घिसकर छोटी नहीं हो गई थी। उसने खोल के तले का मुआयना किया। एकाएक सारी बात उसकी समझ में आ गई। उसके होठों पर एक संतुष्टिपूर्ण मुस्कुराहट उभरी। अच्छा, जाने दो। वह लिपस्टिक को वापस अपनी जेब में डालता हुआ बोला, तुम ऐसे ही बहुत खूबसूरत लग रही हो, और फिर जैसे अखबारों में तुम्हारी तस्वीर छपनी है उन्हें तुम्हारी जैसी अभिनेत्रियों के प्रशंसक नहीं पढ़ते। फिर वह सजनानी से संबोधित हुआ, मैं जा रहा हूँ सजनानी, अभिनेत्री तुम्हारे हवाले है। तुम इसे पुलिस के हवाले करना या भाग जाने देना, मर्जी तुम्हारी है। बहरहाल मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। और वह दरवाजे की तरफ बढ़ा। अरे सुनो सुनो, सजनानी व्यग्र स्वर में बोला। सुनील ठिठका, हमारे सौदे का क्या हुआ? कैसा सौदा? तुमने अपने एडिटर से बात की या नहीं? तुम जिंदगी और मौत को धारावाहिक रूप में ब्लास्ट में छाप रहे हो या नहीं? छाप रहे हैं, जरूर छाप रहे हैं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी और मौत को नहीं, शशांक भट्टाचार्य की जिंदगी और मौत को। क्या मतलब? मतलब इसी रविवार को समझ जाओगे, जब शशांक भट्टाचार्य के आखिरी उपन्यास की पहली किस्त ब्लास्ट में छपेगी। लेकिन स्क्रिप्ट तो मेरे पास है। अभी उसकी तीनों प्रतियां तो मेरी सेफ में बंद है। उन्हें वहीं बंद रहने दो, और अगर चाहते हो कि वे भी बेकार न जाएं, तो दिलीप को कहना कि उस स्क्रिप्ट को लेकर किसी भी पॉकेट बुक्स के प्रकाशक के पास पहुंच जाए। आज की तारीख में भारत का ऐसा कोई प्रकाशक नहीं जिसने खूब बिकने वाले साबुन तेलों की तरह एक आध नकली नाम सामाजिक उपन्यास छापने के लिए नहीं रजिस्टर्ड करवाया हुआ हो। अगर दिलीप ने वाकई अच्छा उपन्यास लिखा है तो उसे ऐसे नकली नामों से उपन्यास छापने वाला कोई भी प्रकाशक सहर्ष खरीद लेगा। हाँ, नाम दिलीप का नहीं छपेगा। उपन्यास छपेगा किसी प्रेम पुजारी राम प्यारी मार्का नाम से ही। लेकिन उससे दिलीप को क्या? नाम तो उसका वैसे भी नहीं छपना था। उसने तो वह उपन्यास शशांक भट्टाचार्य के नाम से छपने के लिए ही लिखा था। फिर वह शशांक भट्टाचार्य के नाम से छपे या काले चोर के नाम से, उसे क्या फर्क पड़ता है? सजनानी मुंह बाए खड़ा था, प्रत्यक्ष था। सुनील क्या कह रहा था उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा था। सुनील चुपचाप वहां से बाहर निकल गया। लिपस्टिक के बारे में सुनील का ख्याल ठीक निकला था। लिपस्टिक के खोल में से उसके तले में छुपाई हुई एक छोटी सी खोल के व्यास जितनी डिबिया बरामद हुई थी, जिसको खोलते ही एक माइक्रोफिल्म का रोल बाहर निकल आया था। दीपा उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक चालाक लड़की निकली थी। उसे मालूम था कि बाद में स्क्रिप्ट उससे छीनने की कोशिश की जा सकती थी, इसलिए उसने सारी स्क्रिप्ट को माइक्रोफिल्म पर उतरवा लिया था और उसे अपनी लिपस्टिक के खोल में छुपा लिया था। इसीलिए वह स्क्रिप्ट को इतने सस्ते में मीनाक्षी को बेचने को तैयार हो गई थी। कोहली को शायद किसी प्रकार पता लग गया था कि दीपा ने स्क्रिप्ट की माइक्रोफिल्म तैयार कर ली थी। उस रोज कोहली के आदमी सुनील के फ्लैट की जो इतनी बारीकी से तलाशी लेते थे, उसकी वजह वह माइक्रोफिल्म ही थी, जो फिर भी उनके हाथ नहीं लगी थी। कोहली बहुत अधिक खून बह जाने की वजह से सजनानी की कोठी पर ही मर गया था। मीनाक्षी के गिरफ्तार होने की नौबत नहीं आई थी। सुनील के जाते ही उसने सजनानी की परवाह किए बिना जमीन से सुनील वाली रिवॉल्वर उठाकर अपने आप को गोली मार ली थी।
जिंदगी और मौत धारावाहिक रूप से ब्लास्ट में छपा। उस दौरान ब्लास्ट को अपनी नॉर्मल सर्कुलेशन से तिगुनी प्रतियां छापनी पड़ी। आरंभ में उपन्यास ने खूब तहलका मचाया। उस पर खुलेआम नकली होने के भी आरोप लगे, लेकिन 3-4 किस्तें छपने के बाद आलोचकों ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया कि वह न केवल शशांक भट्टाचार्य की असली रचना थी, बल्कि उसकी अब तक की रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ भी थी। शशांक भट्टाचार्य, दीपा, शांति स्वरूप कोहली और मीनाक्षी उर्फ आरती बाला की मौत का कारण बनने वाली शशांक भट्टाचार्य की जिंदगी और मौत नामक उस स्क्रिप्ट की शूटिंग तो न हो सकी, लेकिन वह शूटिंग स्क्रिप्ट तो फिर भी बन गई। तो यह था इस उपन्यास का अंतिम भाग। ऐसे ही मज़ेदार उपन्यास के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।